अध्याय 641 उड़ान भरना। एक सप्ताह बाद ग्रह तिथियां लियो के दृष्टिकोण से ट्रांसेंडेंट स्तर में प्रवेश करने के बाद से लियो के लिए समय बहुत तेजी से बीतता हुआ प्रतीत होने लगा था, क्योंकि दिन अभ्यास, ब्रीफिंग और तैयारियों से भरी रातों में बदलते चले जाते थे, जब तक कि अंततः वो क्षण नहीं आ गया जब उसे वेया और ड्रैगन सेना के साथ ग्रह नीमो के लिए अपना अभियान शुरू करने के लिए प्रस्थान करना था। सू कबीले के पतन की खबर अब तक पंथ क्षेत्र के हर कोने में फैल चुकी थी, जिससे आम सैनिकों में एक तीव्र प्रत्याशा पैदा हो गई थी, जो अपनी तलवारों को तेज करते और अपने कवच को चमकाते हुए लूट और विजय के बारे में उत्सुकता से फुसफुसा रहे थे। उनके लिए यह महज एक और सैन्य अभ्यास नहीं था, बल्कि सू परिवार की विरासत का एक हिस्सा अपने नाम करने का, खून और आग से उस चीज को छीनने का अवसर था जो कभी धर्मी गठबंधन के सबसे महान परिवारों में से एक की थी। वेर की तरह ड्रैगन सेना के अधिकांश सैनिक भी आने वाली लड़ाई को महज एक औपचारिकता के रूप में देखते थे, यानी एक युद्ध के बजाय एक आसान मार्च, जिसमें हताहतों की संख्या न्यूनतम होने की उम्मीद थी। सू की रक्षा व्यवस्था से कहीं अधिक उन्हें इस बात की चिंता सता रही थी कि कोई प्रतिद्वंद्वी कबीला या अवसरवादी शक्ति पहले नीमो तक पहुंच सकती है और पंथ द्वारा उस ग्रह पर अपना झंडा गाड़ने से पहले ही उस पर कब्जा कर सकती है। और इस तरह हर गुजरते घंटे के साथ उनकी उत्सुकता बढ़ती गई। हर कोई युद्ध के मैदान में जल्दी से जल्दी पहुंचने और किसी और के चुनौती देने से पहले अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए बेचैन था। मुझे नहीं लगता कि आपको या वाइपर को इस युद्ध में व्यक्तिगत रूप से लड़ने की आवश्यकता होगी, लियो ने सू पेई से कहा, आगामी अभियान में उनकी अपेक्षित भूमिकाओं के बारे में उन्हें और वाइपर को जानकारी देते हुए उनका लहजा शांत था। जहां तक मुझे पता चला है, कमांडर सू बाल ने कुछ दिन पहले ही ग्रह छोड़ दिया है, जिसका मतलब है कि फिलहाल वहां ट्रांसेंडेंट से अधिक शक्तिशाली कोई योद्धा नहीं रहता है। तो सब बातों पर विचार करते हुए मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको लड़ने के लिए बुलाने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मैं तुम दोनों को अपने साथ ले जा रहा हूं। कहीं ऐसा न हो कि नीमो को पकड़ने के बाद हमारा किसी दूसरे कबीले की सेना से झगड़ा हो जाए, लियो ने समझाया, और सू पेई और वाइपर ने एक दूसरे की ओर देखा और समझ में आने पर सिर हिलाया। अब तक लियो ने खुद को एक आश्चर्यजनक रूप से उदार स्वामी साबित किया था, एक ऐसा स्वामी जो न तो अपने सेवकों को अनावश्यक कामों में बर्बाद करता था और न ही हर छोटे मोटे मामले में उनकी उपस्थिति की मांग करता था। पिछले महीने उन्होंने उन्हें अपना जीवन जीने के लिए समय दिया था जब युद्ध के मैदान में उनकी तलवारों की आवश्यकता नहीं थी, और हाल ही में उन्हें तभी बुलाया जब वो स्वयं युद्ध के लिए आगे बढ़ रहे थे। सत्ताधारी व्यक्तियों में दुर्लभ ये संतुलन उनके नेतृत्व को निभाना आसान बनाता था, क्योंकि इसमें न तो अहंकार था और न ही अपव्यय, और इसी वजह से न तो सू पेई और न ही डुप्रवेल को अपनी सेवा के प्रति कोई कड़वाहट महसूस हुई, बल्कि एक शांत सम्मान की भावना धीरे धीरे पनपने लगी, जो हर अभियान के साथ और मजबूत होती गई, क्योंकि दोनों पुरुषों ने धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से यह महसूस किया कि लियो केवल एक दबंग स्वामी नहीं था, बल्कि वफादारी के योग्य एक नेता था। क्या तुम इस बार विशाल मेढक और रोबोट को अपने साथ नहीं ले जा रहे हो, कस? वे दोनों ही शानदार लड़ाके हैं, उड़ान भरने से पहले वेर ने कहा, जिसके जवाब में लियो ने केवल कंधे उचका दिए। डंपी को और प्रशिक्षण की जरूरत है। चार्ल्स इस बार उसे युद्ध में भेजने के लिए अनिच्छुक थे, इसलिए मैंने उनकी बात मान ली। हालांकि मेरी अनुपस्थिति में घर की सुरक्षा के लिए मैं केवल बेन पर ही भरोसा करता हूं। भले ही वो एक रोबोट हो, लेकिन वो अपने देश में सबसे ताकतवर लड़ाकू है, और वह भी काफी अंतर से, लियो ने समझाया, और वेर ने सहमति में सिर हिलाया। अगर वो खुद होता तो वो हमेशा अपने दल को अपने साथ रखता। हालांकि लियो इस मामले में अधिक संयमित था। धड़कन रॉकेटों के जोरदार प्रहार से यान हिल गया, और अंततः विध्वंसक जहाज हैंगर बे से उड़ान भरकर सैकड़ों अन्य जहाजों के साथ एक औपचारिक उड़ान में तितिया के वायुमंडल से बाहर निकल गया। चलो शुरू करते हैं, प्लेनेट नीमो, अब तुम्हारी बारी है, वेया ने उत्साह से कहा। जैसे ही वे ग्रह के वायुमंडल से बाहर निकले, उन्होंने अतिगति पकड़ ली। इस बीच कमांडर एंट्रेल का दृष्टिकोण। कमांडर स्ट्रीक, एंट्रेल ने कहा, जब स्ट्रीक ने अपने डेटा स्लेट से नजरें उठाकर उसकी ओर देखा। मेरी सभी इकाइयों के लिए लोडिंग प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी है। अब वे अंतिम उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं और ईंधन भर रहे हैं। हम 4 घंटे में तैनात होने के लिए तैयार होंगे। आपका और आपकी इकाइयों का क्या हाल है? उसने पूछा, जिस पर स्ट्रीक ने अपनी स्लेट पर नजर डाली और सिर हिलाकर जवाब दिया। सब तैयार है, उसने धीमी कटी फटी आवाज में कहा, जिससे संदेह की कोई गुंजाइश नहीं बची। एंट्रेल के होठों पर उसकी प्रतिक्रिया के बाद एक मुस्कान फैल गई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें संतुष्टि और प्रत्याशा दोनों झलक रही थी।
मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि लॉर्ड मॉरिस ने हमें अपने सैनिकों और जहाजों को चुनने की छूट दे दी। मेरा मतलब है, इस मिशन के लिए आवंटित 20,000 जहाजों में से 15,000 विध्वंसक जहाज हैं, जबकि 20,000 की एक सामान्य इकाई को ज्यादा से ज्यादा 2 से 3,000 ही दिए जाते हैं। उसने हल्की सी हंसी हंसते हुए अपना सिर थोड़ा सा हिलाया, क्योंकि उसकी नजरें हैंगर बे के शीशे के पार युद्धपोतों की अंतहीन पंक्तियों पर घूम गईं, जिनके काले पतवार फ्लडलाइट्स के नीचे चमक रहे थे और उनके इंजन जंजीरों में बंधे जानवरों की दहाड़ की तरह गूंज रहे थे जो मुक्त होने के लिए बेताब थे। कमांडर स्ट्रीक, इस मारक क्षमता के साथ हम जुपिटर के माना शील्ड में सीधा छेद कर सकते हैं, उनके ग्रह संबंधी सुरक्षा तंत्र को अंडे की तरह तोड़ सकते हैं और उनके ठिकानों को मलबे में बदल सकते हैं। उन्हें पलक झपकाने का भी समय नहीं मिलेगा, इससे पहले ही उनके शहरों के ऊपर सार्वभौमिक सरकार के झंडे लहराने लगेंगे। एंट्रेल ने उत्तेजित होकर दावा किया, जबकि स्ट्रीक ने कोई जवाब देने से इनकार कर दिया। वो एंट्रेल्स के आकलन से असहमत नहीं थे, हालांकि उनका स्वभाव अधिक निराशावादी था और वे परिणाम आने से पहले ही जीत की उम्मीद नहीं करते थे। लेकिन एंट्रेल बोलते रहे, उनकी आवाज में एक शांत जोश झलक रहा था, मानो वे किसी अनदेखे श्रोताओं को संबोधित कर रहे हों। ये लगभग अन्यायपूर्ण लगता है ना? पहले से ही बुरी तरह घायल दुश्मन के खिलाफ इतनी तेज तलवार चलाना। लेकिन युद्ध ऐसा ही होता है, जीत उन्हीं की होती है जो सही समय का लाभ उठाते हैं, और लॉर्ड मॉरिस ने हमें ऐसा दुर्लभ अवसर दिया है कि इसका इस्तेमाल इतिहास में अपना नाम दर्ज न करना पाप होगा। युद्ध मशीनों की गूंज से कमान डेग भर जाने पर उसकी आंखें चमक उठी, और हालांकि स्ट्रीक चुप रहा, एंट्रेल ने उत्साह से खिलखिलाकर हंसा। हम 4 घंटे में रवाना होंगे, और जुपिटर के बाहरी इलाके तक पहुंचने के लिए हमें 48 घंटे और लगेंगे। लेकिन एक बार हम वहां पहुंच गए तो ये जीवन भर की लड़ाई होगी। उसने मुट्ठी भींचते हुए और अंतिम जांच स्वयं करने के लिए मुड़ते हुए दावा किया। अध्याय 642, मध्य यात्रा प्रशिक्षण, ग्रह नीमो की यात्रा के दौरान लियो के दृष्टिकोण से। प्लेनेट नीमो की यात्रा के दौरान जब लियो को जहाज पर अपने निजी कक्षों की एकांतता में कुछ शांति और सुकून मिला, तो उसने अपना ध्यान अंतर्मुखी किया और एक बार फिर सम्राट के दमन मैनुअल पर काम करना शुरू कर दिया। चार्ल्स द्वारा पिछले सप्ताह दिए गए मार्गदर्शन के अंशों का उपयोग करके अपने आभा प्रशिक्षण में प्रगति करने का प्रयास किया। चार्ल्स ने स्वयं स्वीकार किया था कि इरादे पर महारत हासिल करने से परे आभा प्रशिक्षण के अगले चरण के बारे में उनके पास कोई ठोस ज्ञान नहीं था, क्योंकि उन्होंने खुद भी कभी ऐसे उन्नत अवधारणाओं का पीछा करने की जहमत नहीं उठाई थी। ये वो अवधारणाएं हैं जिन्हें सोरोन ने स्वयं अर्ध देवता के स्तर में प्रवेश करने के बाद ही पूर्ण रूप से विकसित किया था। फिर भी सोरोन के साथ वर्षों तक चले संघर्ष ने चार्ल्स को युद्ध के घावों से कहीं अधिक दिया था। उन अनगिनत लड़ाइयों के दौरान उसने महान ईश्वर की विधियों की धुंधली झलकियां प्राप्त की थी, इस बात का आभास प्राप्त किया था कि उनकी आभा कैसे काम करती है, कैसे वो कुचल देती है, कैसे वो बिना प्रहार किए दूसरों की इच्छाशक्ति को झुका देती है। और यद्यपि चार्ल्स स्वयं इसे दोहरा नहीं सके, उन्होंने लियो को अपनी स्मृति और सहज ज्ञान से प्राप्त अंतर्दृष्टि प्रदान की, न कि किसी सूत्र से। और उन्हीं टुकड़ों से लियो ने उस उद्देश्य की धुंधली रूपरेखा को जोड़ना शुरू किया जिसे उसे पूरा करना था, क्योंकि उसने इस बात पर एक कार्यशील सिद्धांत बनाया कि मैनुअल का पाठ शायद क्या संदेश देना चाहता था। जब सोरोन अपनी आभा का विस्तार करता है, तो ये केवल हवा में ही नहीं फैलती, बल्कि यह भौतिक दुनिया में इस तरह से प्रवेश करती है जिसे आप गलत नहीं समझ सकते। मैं इसे आपको सटीक शब्दों में नहीं समझा सकता, क्योंकि यह केवल एक तकनीक नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जो एक कौशल और उससे कहीं अधिक होने का एहसास कराता है। कल्पना कीजिए कि आप सीधे खड़े हैं, अपने पैरों पर स्थिर हैं, और फिर अचानक ऐसा लगता है जैसे गुरुत्वाकर्षण ही 5 गुना बढ़ जाता है और आपको नीचे की ओर धकेल देता है। आपके घुटने उस भार के नीचे झुक जाते हैं जो शारीरिक रूप से मौजूद तो है, लेकिन उतना तीव्र नहीं जितना आप महसूस करते हैं। अब सामान्य परिस्थितियों में गुरुत्वाकर्षण बल का 5 गुना बल भी आपको नीचे दबाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। आप खुद को संभालेंगे, जोर लगाएंगे और बिना किसी खास कठिनाई के फिर से खड़े हो जाएंगे। लेकिन जब सोरोन ऐसा करते हैं, तो ये सिर्फ आपके शरीर पर पड़ने वाला दबाव ही नहीं होता, बल्कि आपकी इच्छाशक्ति ही धराशायी हो जाती है। आपका शरीर आपके दिमाग की बात सुनना बंद कर देता है, आपका संकल्प पल भर में टूट जाता है, और जब तक आपके पास लोहे जैसी दृढ़ इच्छाशक्ति न हो, आप उसके दबाव का विरोध नहीं कर सकते और अंततः बेहोश हो जाते हैं। यही बात इसे भयावह बनाती है। ये सिर्फ शारीरिक नहीं है, ये सिर्फ मानसिक भी नहीं है, ये दोनों एक साथ है। एक ऐसी उपस्थिति जो शरीर और आत्मा को एक साथ कुचल देती है, आपके किसी भी हिस्से को अछूता नहीं छोड़ती।
इसलिए जब आपकी प्रशिक्षण पुस्तिका आपको अपनी आभा का विस्तार करने और जलती हुई मोमबत्ती को बुझाने के लिए कहती है, तो मेरा सुझाव है कि इसे अक्षरशः लें। इसे अपनी पहली वास्तविक चुनौती माने और केवल अपनी इच्छाशक्ति के बल पर आगे बढ़कर लौ को बुझाना सीखें। चार्ल्स ने समझाया, क्योंकि सोरोन की तकनीक को शब्दों में व्यक्त करने का यही सबसे सटीक तरीका था। उस मार्गदर्शन को ध्यान में रखते हुए लियो ने फैसला किया कि सम्राट के दमन नियमावली में महारत हासिल करने के लिए उसका पहला परीक्षण केवल आभा का उपयोग करके एक मोमबत्ती को बुझाना होगा। हालांकि प्रशिक्षण का ये चरण उनकी कल्पना से कहीं अधिक जटिल साबित हुआ, क्योंकि कागज पर मोमबत्ती बुझाना एक सरल अभ्यास प्रतीत होता था, लेकिन व्यवहार में यह उनके व्यक्तित्व के बिल्कुल विपरीत था। जैसा कि नियमावली में चेतावनी दी गई थी, एक हत्यारे के रूप में उसकी सहज प्रवृत्ति ने ही इस कृत्य का विरोध किया। उसे पता भी नहीं था, अवचेतन रूप से एक हत्यारे के रूप में उसकी आभा हमेशा एक आवरण की तरह थी, कुछ ऐसा जो उसके चारों ओर कसकर लिपटा हुआ था, छिपा हुआ और संकुचित था, कभी भी दुनिया को छूने के लिए बाहर की ओर नहीं फैलता था, कभी भी उसकी उपस्थिति को प्रकट नहीं होने देता था। वर्षों के अनुशासन, वर्षों तक परछाई की तरह चलने के अभ्यास ने उसके शरीर और मन को उस आभा को अपने करीब, अदृश्य और अगोचर बनाए रखने के लिए तैयार कर दिया था, और इसलिए जब उसने अब इसे अपने से परे विस्तारित करने की कोशिश की तो यह अपने ही दिल की धड़कन की लय को भूलने की कोशिश करने जैसा था। हर प्रयास शुरू होने से पहले ही विफल हो जाता था, उसकी ऊर्जा लौ को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त रूप से फैलने से पहले ही वापस उसके भीतर सिमट जाती थी। और इसलिए इससे पहले कि वह उस नाजुक रोशनी के खिलाफ अपनी इच्छाशक्ति को थोपने के बारे में सोच भी पाता, उसे पहले एक हत्यारे के रूप में उसने जो कुछ भी हासिल किया था उसे त्यागना पड़ा, उन सहज प्रवृत्तियों को छोड़ना पड़ा जिन्होंने उसे इतने लंबे समय तक जीवित रखा था। यही असली चुनौती थी, यही सबसे बड़ी बाधा थी जो उसके और उसके प्रशिक्षण के अगले चरण के बीच खड़ी थी। यार, ये तो बहुत मुश्किल है। 2 घंटे तक अभ्यास करने के बाद भी जब दूसरी मोमबत्ती अपने आप बुझने लगी, तब भी लियो बुदबुदाया, वो केवल अपनी आभा के माध्यम से उसे झिलमिलाने तक में सक्षम नहीं था। कुर्सी पर पीछे की ओर झुकते हुए उसके कंधे लटक गए और उसने सिर हिलाते हुए पुरानी मोमबत्ती की जगह एक नई मोमबत्ती रखी, जिससे उसकी आंखें सिकुड़ गईं। ध्यान केंद्रित करो, विस्तार करो, आगे बढ़ो, उसने खुद से कहा, लेकिन एक बार फिर उसकी आभा सहज रूप से उसके चारों ओर कस गई, उसकी त्वचा से एक दूसरी परत की तरह चिपक गई, बजाय आगे बढ़ने के, क्योंकि इसे दूर धकेलना लगभग असंभव लग रहा था। घंटे बीतते गए, एक के बाद एक मोमबत्तियां पिघलकर बेकार गड्ढों में तब्दील होती गईं, जब तक कि उसे एक कड़वी सच्चाई का एहसास नहीं हुआ। इस चीज में महारत हासिल करने में मुझे बहुत समय लगेगा, उसने हताशा में बुदबुदाया, क्योंकि उसका दिमाग वापस उस बात पर चला गया जो चार्ल्स ने उसे सोरोन द्वारा आभा के अगले चरण में महारत हासिल करने के बारे में बताई थी। जाहिर तौर पर सोरोन को भी अपने आसपास की दुनिया को आभा का उपयोग करके प्रभावित करना सीखने में कुछ दशक लग गए, और तब तक वो पहले से ही एक अर्ध देवता बन चुका था। इसलिए लियो के लिए कुछ घंटों के प्रशिक्षण के बाद परिणाम की उम्मीद करना बिल्कुल भी यथार्थवादी नहीं था। हाँ, इस मैनुअल के लिए सफलताएं जल्दी नहीं मिलेंगी, वे लंबे समय के सूखे के बाद ही मिलेंगी, जब मैं कोशिश करते करते पूरी तरह से थक चुका हूंगा, और तभी शायद कुछ बात बनेगी। उसने इस स्वीकारोक्ति को अपने भीतर स्थापित होने दिया, हार के रूप में नहीं बल्कि तैयारी के रूप में, क्योंकि उसने आगे आने वाले लंबे और कठिन मार्ग के लिए खुद को तैयार किया। लेकिन भाड़ में जाए, चाहे इसमें महारत हासिल करने में मुझे 1 या 2 दशक लग जाएं, जब तक मैं इसे हासिल नहीं कर लेता, तब तक मैं हार नहीं मानूंगा, उसने खुद को आश्वस्त किया, क्योंकि यात्रा कितनी भी लंबी क्यों न हो, वो अंततः अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए दृढ़ संकल्पित था। अध्याय 643, त्वरित जीत, ग्रह नियमों, लियो के दृष्टिकोण से। ग्रह तिथिया को छोड़ने के लगभग 40 घंटे बाद पंथ का बेड़ा अंततः ग्रह नियमों की परिधि पर पहुंचा, जहां उनकी प्रगति का पहला शिकार तेजी से हुआ, क्योंकि ग्रह की आंख और कान के रूप में काम करने के लिए कक्षा में स्थापित अलौकिक वेधशाला उनके आगमन के कुछ ही क्षणों के भीतर जलते हुए मलबे में तब्दील हो गई। धमाका कल डिस्ट्रॉयर्स ने एक साथ गोलीबारी की, दूर के सूर्यों के प्रकाश में उनके काले पतवार चमक रहे थे, क्योंकि माना प्रक्षेप्यों और केंद्रित किरणों की वर्षा ने वेधशाला की सुरक्षा को चीर दिया। तारांकन धमाका, तारांकन चकनाचूर, चकनाचूर संरचना असहाय रूप से ग्रह के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की ओर लुढ़कती चली गई, जो इस बात का जलता हुआ स्मारक थी कि नीमो उस पर आने वाले तूफान के लिए कितना अप्रस्तुत था। लियो कॉकपिट में वेया के बगल में खड़ा था, उनकी निगाहें सामने की युद्ध स्क्रीन पर दिखाई देने वाली कई सूचनाओं पर टिकी हुई थीं, क्योंकि वे जहाज के कप्तान के साथ वास्तविक समय में प्रदर्शित डेटा को आत्मसात कर रहे थे।
सभी इकाइयां तैनात हैं, हम हमले शुरू करने के आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं महोदय, कप्तान ने सूचित किया, जिस पर वही ने सिर हिलाकर अपनी अनुमति दे दी। आगे बढ़ो कप्तान, उन्हें नरक में भेज दो, वेर ने शांत स्वर में कहा। उसकी आंखें ठंडी थीं क्योंकि वे दूर स्थित कांपते हुए नीले हरे गोले पर टिकी हुई थीं। कप्तान ने तेजी से सिर हिलाया और अपने संचार चिन्ह को दबाया। ड्रैगन के आदेशानुसार सभी इकाइयां वायुमंडल में आगे बढ़ें। प्राथमिक लक्ष्य सभी शेष रक्षा अड्डे हैं, उन्हें नष्ट कर दो। धड़कन इंजनों की गर्जना गूंजी, हजारों जहाज अपना गठन तोड़कर नीमो के आकाश में उतरने लगे। इसके बाद जो कुछ हुआ वो एक लड़ाई से कहीं अधिक एक नरसंहार था। सू कबीले द्वारा ग्रहीय ढाल को पहले ही नष्ट कर दिए जाने के बाद हमले को रोकने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उस पंथ के विध्वंसक, फ्रिगेट और बमवर्षक विमान सभी ने कक्षीय सुरक्षा के पतले जाल को बड़ी आसानी से भेद दिया और उनकी बमबारी नीचे की धरती पर बरसने लगी। टकरा जाना धमाका चकनाचूर, ग्रह भर में सैन्य अड्डे आग के गोलों में तब्दील हो गए, हैंगर पिघले हुए गड्ढों में बदल गए और रक्षात्मक तोपें दूसरी बार गोला दागने से पहले ही नष्ट हो गईं। 35 मिनट के भीतर नीमो के संगठित प्रतिरोध का अधिकांश हिस्सा विनाश के अलावा कुछ नहीं था। हवा से लियो और वेर ने शहरों, गांवों और सैन्य ठिकानों पर सफेद झंडे लहराते हुए देखे, क्योंकि नागरिक खुले चौकों में इकट्ठा होकर घुटने टेक रहे थे और नीचे उतरते जहाजों की ओर आत्मसमर्पण के कपड़े लहरा रहे थे। कभी ऊर्जा संचयन करने वालों के इर्द गिर्द फलते फूलते खनन गांवों ने अपने औजारों को त्याग दिया और व्यर्थ प्रतिरोध के बजाय समर्पण को चुना। सू कबीले के पतन और कमांडर सू बाल के विश्वासघात ने लोगों के लड़ने की इच्छाशक्ति को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। उनकी वफादारी सड़ चुकी थी, उनका साहस मुरझा गया था और जो कुछ बचा था वह केवल भय और नए शासकों के अधीन जीवित रहने की हताश आशा थी। ये तो मेरी सोच से कहीं ज्यादा आसान है, वेर ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखें चमक रही थीं क्योंकि वह नीचे से एक के बाद एक आत्मसमर्पण होते देख रहा था। लियो ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हवा में लहराते सफेद झंडों को देखते हुए उसके चेहरे के भावों को समझना असंभव था। इस समय उसे विजय का एहसास नहीं हो रहा था, बल्कि इस बात की पुष्टि हो रही थी कि सू वंश वास्तव में ब्रह्मांड पर प्रभुत्व स्थापित करने की अपनी शक्ति खो चुका है। पहले हमले से पहले ही नमो ग्रह के नागरिक मनोबल खो चुके थे और यह पूरे ब्रह्मांड में सभी सू सैन्य नेताओं के लिए एक बड़ी चिंता का विषय माना जा रहा था। भूमि धड़ाम कुछ ही देर बाद कल्ट के जहाज उतरे और उनके विशालकाय ढांचों के भार से जमीन हिल उठी। अनुशासित संरचनाओं में सैनिक उमड़ पड़े और बस्तियों पर धावा बोल दिया, क्योंकि जो थोड़ा बहुत प्रतिरोध बचा था वह दयनीय था। सू के कुछ वफादारों, यानी उन अधिकारियों में से जो अभी भी अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा रखते थे, उन्होंने अपनी तलवारें उठाईं और अवज्ञा में मंत्रों का प्रयोग किया। हालांकि ड्रैगन आर्मी के सैनिकों की भारी संख्या के सामने वे पल भर में ही मारे गए। खटखट टकरा जाना, चीखें, जमीनी हमला कुछ मिनटों तक ही चला और यह एक तरफा नरसंहार था जिसका अंत टूटे फूटे सैन्य ठिकानों के खून से लथपथ होने के साथ हुआ, क्योंकि अंतिम बचे हुए लोगों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। जब तक धुआं छटा तब तक नीमो की राजधानी के गुंबद पर पंथ का झंडा फहराया जा चुका था और इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव पूरे शहर में फैल चुका था, जो विरोध में सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अंत में ड्रैगन सेना के लिए प्लेनेट नीमो पर कब्जा करना वास्तव में एक बच्चे से मिठाई चुराने जितना आसान था और वे उस परिणाम से बेहद संतुष्ट महसूस कर रहा था। अरे यार, मुझे नहीं लगता कि इस हमले में हमने 20,000 से ज्यादा सैनिक और 15 जहाज खोए होंगे। ये हमारी अब तक की सबसे बड़ी और सबसे आसान जीत हो सकती है, वेर ने लियो के हाथ पर बेहिचक उत्साह से थपथपाते हुए कहा, क्योंकि आखिरकार लियो को भी उसका उत्साह महसूस हो गया था। हाँ, यह उतना बुरा नहीं था, लियो ने सहमति जताते हुए हल्की सी मुस्कान बिखेरी और अंततः जीत की खुशी में डूबने लगा। बेशक काम अभी पूरा नहीं हुआ था और उन्हें अभी भी ग्रह की रक्षा व्यवस्था को तेजी से स्थापित करना था और ग्रह को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए उसके चारों ओर एक मानाशील तैनात करनी थी, क्योंकि इसके बिना यदि कोई दुश्मन अभी आ जाए तो वे आसानी से प्लेनेट नीमो से वंचित हो सकते थे। और इसलिए जोश से भरे और जयकारे लगाते हुए पंथ के सैनिकों ने तेजी से ग्रहीय रक्षा व्यवस्था स्थापित करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपने घर से लाए गए हथियारों के बक्से उतारे और एक नया अग्रिम परिचालन कमान स्थापित करने के लिए ध्वस्त सू ठिकानों के मलबे और खंडहरों को साफ करना शुरू कर दिया। विमानरोधी मिसाइल लॉन्चरों और माना तोपों के मलबे से पुर्जे निकाले गए, उनके गोले बचाए गए और पंथ की अपनी रक्षात्मक प्रणालियों में पुनः उपयोग किए गए, जबकि इंजीनियर आदेश दे रहे थे और कर्मचारी धुआं उगलते ठिकानों के पार बिजली के तार खींच रहे थे।
1 घंटे पहले दुश्मन के खून से लथपथ सैनिक अब अस्थायी बैरिकेड्स पर पहरा दे रहे थे। उनकी निगाहें आसमान पर टिकी हुई थीं क्योंकि नए रक्षात्मक बुर्ज धीरे धीरे जोड़े जा रहे थे और ड्रैगन सेना के काले झंडे पहले से ही लैंडिंग पैड के ऊपर लहरा रहे थे। नागरिक जिलों में गश्ती दल घर घर जाकर यह सुनिश्चित कर रहे थे कि सुसमर्थकों का कोई भी छिपा हुआ ठिकाना न रह जाए। साथ ही वे अपने नए शासकों के अधीन व्यवस्था और सुरक्षा के वादे भी प्रसारित कर रहे थे। हालांकि कुछ ही लोगों को इन बातों पर विश्वास था। सफेद झंडे अभी भी खिड़कियों और चौकों पर बेजान लटके हुए थे, जो इस बात की याद दिला रहे थे कि शहर ने आत्मसमर्पण कर दिया था। लेकिन हर कोई जानता था कि यह मनोबल में आई गिरावट के कारण था, न कि पूर्ण दमन के कारण, जिसका अर्थ था कि स्थिति कम से कम अस्थिर बनी हुई थी। शाम होते होते नए सैन्य अड्डे की पहली दीवारें खड़ी हो चुकी थीं, जो कच्ची लेकिन काम की थीं। यह इस बात का प्रतीक था कि नीमो अब उस पंथ का हिस्सा बन चुका था। और जैसे ही दूर से आग की लपटें उठ रही थीं, ड्रैगन के आदमियों ने अपने प्याले ऊपर उठाए और जोर जोर से शेखी बघारी कि यह विजय पंथ के इतिहास में हमेशा के लिए याद रखी जाएगी और उनके नाम पीढ़ियों तक याद रखी जाने वाली एक किंवदंती का हिस्सा होंगे। अध्याय 644 शत्रु का सम्मेलन, प्लेनेट जुपिटर, चार्ल्स के दृष्टिकोण से। इसी बीच जब लियो और वेयर नमो ग्रह पर लड़ रहे थे, जुपिटर पर वापस आकर एक तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न होने लगी, क्योंकि अचानक ग्रह के बाहर आकाश में अभूतपूर्व सैन्य जमावड़ा देखा गया, क्योंकि हजारों की संख्या में दुश्मन विध्वंसक जहाज आकाश में जमा हो गए थे। सभी लोग हथियार उठाओ, अलार्म बजाओ, सभी लोग हथियार उठा ले, दुश्मन का हमला आसन है। पंथ के सैनिकों ने चिल्लाया। उनकी आवाजें पूरे अड्डे पर गूंज उठी। साथ ही सायरन की तेज आवाज भी सुनाई दी, जो शहर भर में कांच के शीशों को हिला देने के लिए काफी तीखी थी। खतरे की घंटी। अधिकारी आदेश चिल्लाते हुए। चार्ल्स कमांड पोस्ट के बाहर सीढ़ियों पर बैठा था। उसके होठों से एक सिगरेट आलस से लटक रही थी और वह आलस से ऊपर आकाश की ओर देख रहा था। ऊपर अंतरिक्ष का अंधेरा हल्की सी झिलमिला रहा था। अनगिनत दुश्मन जहाजों की परछाइयों से रोशन था, जिन्होंने अब तारों को ढक लिया था, और वह जुपिटर पर हमला करने की उनकी दृष्टता पर हंसे बिना नहीं रह सका। मादरचोद, धुएं की धीमी धारा छोड़ते हुए उसने सोचा। उसके आसपास मची अफरा तफरी से वो बिल्कुल भी परेशान नहीं था। सोरोन के अब पंथ में न होने और ड्रैगन की सेना द्वारा नीमो पर विजय प्राप्त करने के बाद वह अब अकेला रह गया था। और स्थिति का आकलन करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि इस अप्रत्याशित शत्रु हमले के बारे में वह ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, सिवाय इसके कि अपनी पूरी ताकत से इसे विफल करने की कोशिश करें। एसओएस संदेश भेजो, उन्होंने अपने सामने खड़े एक लेफ्टिनेंट से शांत भाव से कहा, जिसने उनकी बातों को ईमानदारी से लिख लिया। बेटा, यह इतनी गंभीर बात नहीं है, बस लियो और वेर को बता दो कि जुपिटर पर हमला हो रहा है। उसने निर्देश दिया और फिर अपनी सिगरेट को स्टील की रेलिंग पर बुझा दिया, जिससे अंगारा एक फुफकार के साथ बुझ गया। दरार दरार अपनी गर्दन चटकाते हुए चार्ल्स उठा। धातु के फुटपाथ पर उसके जूते भारी लग रहे थे और वो दहशत से भरे अड्डे से होते हुए टहलने लगा। उसके चारों ओर सैनिक पूरी कुशलता और प्रशिक्षण के साथ अपनी अपनी जगहों पर तैनात हो गए। शस्त्रागारों से माना बम वितरित किए गए। तोपखाने के दल अपने अपने स्टेशनों की ओर दौड़े और बटालियन के नेताओं ने संचार पत्थरों में आदेश चिल्लाए। उनकी आवाजें भय की बढ़ती लहर को मुश्किल से ही संभाल पा रही थीं। जुपिटर ने पिछले कई वर्षों में अपने क्षेत्र के बाहर कई सैन्य निर्माण देखे थे। हालांकि ये कम से कम पिछले 400 वर्षों में उन पर हुआ सबसे बड़ा हमला होना चाहिए था। धड़कन ग्रह सैन्य अड्डे में वायुरोधी प्रणालियों के सक्रिय होने की गूंज सुनाई दी, क्योंकि क्रिस्टल से चलने वाली तोपों के टावर भीड़ भरे आकाश की ओर ऊपर की ओर घूमने लगे। इसी बीच नागरिक क्षेत्रों में खिड़कियों के शटर धातु की तेज आवाज के साथ बंद हो गए। व्यापारी अपनी दुकानों के सामने लोहे की जाली लगाने में जल्दी करने लगे, जबकि माताएं बच्चों को घरों के अंदर खींच ले गईं। दरवाजे के बोल्ट अपनी जगह पर लग गए और दबी आवाज में प्रार्थनाएं फुसफुसाई जाने लगीं। कुछ ही घंटे पहले व्यापार और हंसी खुशी से गुलजार सड़कें अब सुनसान पड़ी थीं। सन्नाटा पसरा हुआ था, सिवाय दूर से आती कदमों की गड़गड़ाहट के। वातावरण दम घोंटने वाला था। पूरा ग्रह अपनी सांस रोककर तूफान के थमने का इंतजार कर रहा था। इस बीच एंट्रेल के दृष्टिकोण से कक्षा की सुरक्षा से कमांडर एंट्रेल अपने हाथों को पीठ के पीछे बांधे खड़े थे। उनके पॉलिश किए हुए जूते कमांड डेक की कॉकपिट लाइटों के नीचे चमक रहे थे। आगे व्यू स्क्रीन पर प्लेनेट जुपिटर अपने नीले हरे रंग की पूरी चमक के साथ दिखाई दे रहा था, जिसका आसमान पहले से ही दुश्मन द्वारा तैनात किए गए विमान रोधी गुब्बारों से भरी खदानों से भरा हुआ था। कमांडर स्ट्रीक, उसने सहजता से कहा। उसका सज्जनतापूर्ण स्वर त्रुटिहीन था,
जब वह अपने मौन समकक्ष की ओर मुड़ा, जो एक सामरिक स्लेट का अध्ययन कर रहा था। लॉर्ड मॉरिस के निर्देशों के अनुसार हमें जुपिटर के आसमान के बाहर 1 घंटे तक इंतजार करना है और देखना है कि क्या सोरोन हमें धमकाने के लिए बाहर आता है। अगर वह ऐसा करता है तो हमें पीछे हटना होगा, लेकिन अगर वह यहाँ हस्तक्षेप नहीं करता है तो हम हमला करने के लिए स्वतंत्र हैं। उसने याद दिलाया, जिस पर स्ट्रीक ने शांति से सिर हिलाया। जुपिटर के आम लोगों की तरह जिन्होंने अपनी तरफ की जीत के लिए प्रार्थना की, एंट्रेल और स्ट्रीक ने भी प्रार्थना की, हालांकि एक अलग कारण से, क्योंकि उनकी प्रार्थना सोरोन के न आने के लिए थी। टिक टिक जैसे जैसे मिनट बीतते गए, अंतरिक्ष का सन्नाटा उन्हें गरज से भी अधिक तीव्र लगने लगा, क्योंकि वे पूरे 1 घंटे तक इंतजार करने में असमर्थ हो गए थे। अपने केंद्रीय जहाज के चारों ओर विशाल बेड़ा एक तलवार की तरह दुश्मन के गले पर टिका हुआ था। वहीं हजारों विध्वंसक जहाज अनुशासित गठन में आगे बढ़ रहे थे। उनके हथियार तैयार थे, उनके इंजन धीमी आवाज में चल रहे थे, मानो वे नरसंहार शुरू होने के लिए अधीर हों। तो आपको क्या लगता है, क्या सोरोन आएगा? एंट्रेल ने आखिरकार पूछा। उसकी आंखें जिज्ञासा से चमक रही थीं और वह थोड़ा सा अपने समकक्ष की ओर मुड़ा। स्ट्रीक ने सामरिक स्लेट से अपनी नजरें उठाईं। उसके चेहरे पर भावहीनता छाई हुई थी और उसने कंधे उचकाते हुए कहा, खैर, उसने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो। एंट्रेल ने दबी आवाज में हंसते हुए अपने सामने रखी क्रोनो घड़ी पर नजर डाली और संतुष्टि से देखा कि 60 मिनट के इंतजार में से 25 मिनट पहले ही बीत चुके थे। इस समय डायल की हर टिक एक ढोल की थाप की तरह लग रही थी जो अनिवार्यता की ओर बढ़ रही थी, और सोरोन की अनुपस्थिति ने उसे चक्कर आने जैसा महसूस कराया। अगर वो नहीं आता तो क्या तुम शर्त लगाना चाहोगे कि हमें जुपिटर की माना शील्ड को नष्ट करने में कितना समय लगेगा? एंट्रेल ने मजाकिया लहजे में पूछा, जैसे कोई सज्जन शराब पीते हुए शर्त लगा रहा हो। हालांकि स्ट्रीक ने जवाब देने में समय लिया और कुछ मानसिक गणनाएं करते हुए उसकी निगाहें बार बार जुपिटर की रक्षा प्रणालियों के प्रदर्शन की ओर गईं। हमारी मारक क्षमता को देखते हुए मेरा अनुमान है कि इसमें कम से कम 3 घंटे लगेंगे। जैसे ही एंट्रेल की मुस्कान और भी तीखी हुई, उसने शर्त लगाई। 3। ओह मेरे प्यारे साथी, आपने मुझे इतनी सावधानी से चौंका दिया। मैं 2 घंटे से कम का दांव लगाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, एंट्रेल ने कहा, जबकि स्ट्रीक ने उसे एक सपाट नजर से देखा, लेकिन फिर भी अपना हाथ उठाया और दोनों कमांडरों ने कुछ देर के लिए एक दूसरे की बाहें पकड़ी। इस हाथ मिलाने से कमांड डेक की शांति में शर्त पक्की हो गई। ताली बजाओ शर्त लगाने के बाद एंट्रेल स्क्रीन की ओर मुड़ गया। उसकी मुद्रा अधीर थी, उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए क्योंकि उसने जल्द ही होने वाले अराजकता की कल्पना की थी। देखिए, युद्ध के बारे में मुझे यही बात सबसे अच्छी लगती है। अधिकांश लोगों के लिए यह आतंक और विनाश है, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए ये कला है, बुद्धि, लोहे और आग की एक प्रतियोगिता जो तारों के कैनवास पर चित्रित की जाती है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे मिनट बीतते गए, क्रोनो घड़ी की सुई धीरे धीरे आगे बढ़ती गई, लेकिन सोरोन अभी भी नहीं आया था। सभी इकाइयां गठन में हैं, कमांडर के आदेशों की प्रतीक्षा कर रही हैं। उसके आदमियों ने कहा। 1 घंटा बीतने के बाद एंट्रेल पागलों की तरह हंस रहा था। अंततः पौराणिक देवता आज उन्हें रोकने के लिए प्रकट नहीं हुए और इसलिए उनका हमला बिना किसी बाधा के जारी रह सका। सभी जहाजों को संदेश भेजें, एंट्रेल ने आदेश दिया। उसकी आवाज रेशम के धागे की तरह कसी हुई थी। गोलीबारी के लिए तैयार हो जाओ। अध्याय 645। एक अदृश्य यंत्र। जुपिटर के ऊपर का स्थान, एंट्रेल का दृष्टिकोण। गोली चलाओ, एंट्रेल ने आदेश दिया और लगभग तुरंत ही पहला गोला दाग दिया गया। धड़कन बूम, हजारों डिस्ट्रॉयरों ने एक साथ अंतरिक्ष के शून्य को रोशन कर दिया। उनके माना तोपें चकाचौंध कर देने वाली तीव्रता से चमक रही थी क्योंकि हमलों की लगातार बौछारें जारी की जा रही थीं। टकरा जाना, चमक, गरजना, नीचे से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो हजारों क्षुद्रग्रह ग्रह पर गिर रहे हों। हालांकि इससे पहले कि वे वायुमंडल में बहुत दूर तक प्रवेश कर पाते, जुपिटर ग्रहीय ढाल ने उन्हें रोक लिया और हमले की शक्ति को बेअसर कर दिया। तेज चमक, परिणामस्वरूप ढाल उन हिस्सों पर हिंसक रूप से चमक उठी जहां उस पर प्रहार हुआ था। उसकी पारदर्शी सतह पर गुलाबी धागे जैसी चिंगारियां निकली, जो चमकदार लहरों में बाहर की ओर फैल गईं और क्षण भर के लिए नीचे के पूरे वातावरण को रोशन कर दिया। चमकना, एक क्षण के लिए ऐसा लगा मानो आकाश ही युद्ध की आग में जल रहा हो। लेकिन जब चमक फीकी पड़ गई, तब भी ढाल अपनी जगह पर खड़ी रही, सौभाग्य से बिना किसी दरार के बिल्कुल अक्षुण्ण दिखाई दे रही थी। फिर से एंट्रेल ने आदेश दिया। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके होंठ एक सज्जन की मुस्कान में बदल गए थे।
धमाका, चमक, चटकने की आवाज। एक बार फिर बेड़े ने गोलीबारी की। बमबारी की अंतहीन लहरें इतनी तेज थी कि 1 घंटे में 1 दर्जन दुनियाओं को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन जुपिटर की माना ढाल ने उन सभी को सोख लिया। प्रत्येक प्रहार का उत्तर गुलाबी प्रकाश की एक चमक से दिया गया, क्योंकि ढाल की जाली लचीली हो जाती, समायोजित हो जाती और शांत हो जाती, मानो सार्वभौमिक सेना की शक्ति का मजाक उड़ा रही हो। बूम बूम बूम, मिनटों का समय आग और अवज्ञा की लय में ढल गया, जिससे जुपिटर के ऊपर का आकाश एक संगीत समारोह में बदल गया। हालांकि गतिरोध के बावजूद किसी भी पक्ष ने हार नहीं मानी। फिर से, तब तक मत रुको जब तक ये टूट न जाए, एंट्रेल ने आदेश दिया, और उसने पूरी लड़ाई को एक सुनियोजित शांति के साथ होते हुए देखा। इसी बीच नीचे खयों और प्राचीरों में पंथ के सैनिक अपनी सांसें गले में रोककर ऊपर की ओर घूर रहे थे। हर बार जब आकाश गुलाबी रंग से जगमगाता, हर बार जब धरती कांपती, हर बार जब हमले के दौरान ढाल में तेज रोशनी फैलती, तो वे सिहर उठते। उनके फेफड़े तब तक फंसी हुई सांस छोड़ने से इनकार करते जब तक कि उनके सिर के ऊपर की चमक फीकी नहीं पड़ जाती और बाधा मजबूती से टिकी रहती है। ये टिका हुआ है, भगवान का शुक्र है, ये टिका हुआ है, एक सैनिक ने कांपती आवाज में कहा। उसकी आवाज में भयानक भय के बीच राहत की भावना झलक रही थी। कसम से, जब भी मैं आसमान को इस तरह जगमगाते देखता हूं, मुझे लगता है कि यह टूट जाएगा, लेकिन वह अभी भी वहीं है। जुपिटर की ढाल आसानी से नहीं टूटती, एक अन्य व्यक्ति ने घबराते हुए कहा, जैसे ही उसने अगली गोलीबारी को नीचे आते देखा। फिर भी कमजोर आत्मविश्वास के बावजूद दबाव लगातार बना रहा। बमबारी की गड़गड़ाहट कभी नहीं रुकी, आसमान में गरजते बादलों की तरह गूंजती रही, मानो थमने का नाम ही न ले रही हो। शांत रहो लड़कों, आज रात लंबी होने वाली है, कप्तान गुर्राया। हालांकि तनाव के कारण उसकी अपनी आवाज भी लड़खड़ा गई। जब तक वह ढाल चमकती रहेगी, हमें लड़ना नहीं पड़ेगा, उसने याद दिलाया। लेकिन जैसे जैसे हर हमले के साथ आसमान और भी ज्यादा धधकने लगा, वो खुद भी मन ही मन प्रार्थना करने लगा। बस करो, गुप्त हथियार निकालो, एंट्रेल ने अंत में आदेश दिया। उसका स्वर तो शांत था, लेकिन उसकी मुस्कान उसके अंदर छिपी भूख को उजागर कर रही थी। धड़कन, खड़खड़ाहट। उसके आदेश पर मुख्य वाहक पोत के भीतरी भाग से एक अकेला पोत अलग हो गया, जो ब्रह्मांड में पहले कभी देखे गए किसी भी पोत से पूरी तरह से भिन्न दिखता था। इसका अगला हिस्सा प्रबलित मिश्र धातु से चमक रहा था। पूरा ढांचा ड्रिल जैसी भाले की आकृति में संकरा हो गया था, क्योंकि एक फ्रिगेट जितना लंबा होने के बावजूद इसमें केवल एक ही पायलट बैठ सकता था, जबकि इसके शरीर का 90% हिस्सा केवल एक पावर कोर था। बस यही है ना, शील्ड बस्टर, कंसोल पर बैठे एक अधिकारी ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी उंगलियां पैनल पर घबराहट से फड़फड़ा रही थीं। बिल्कुल, एंट्रेल ने सहजता से जवाब दिया। उसकी निगाहें व्यू स्क्रीन पर टिकी हुई थी और वह उत्साह से अपनी मुठियां भींच रहा था। अपनी तरह का ये पहला उपकरण है जिसे ग्रहीय किलो के युग को समाप्त करने के लिए बनाया गया है। यह इसकी पहली तैनाती है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि लॉर्ड मॉरिस ने हमें इसका उपयोग करने की अनुमति दी। हमारे वैज्ञानिकों ने इस उपकरण को पूरे 1 दशक पहले बनाया था, लेकिन हम सही अवसर मिलने तक इसका उपयोग करने से परहेज कर रहे थे। वीएमएमएम तारांकन हथियार का मूल तत्व जागृत हो गया। एक अस्थिर चमक अनियमित विस्फोटों में स्पंदित होने लगी। मानक तोपों के एक समान आवेश के विपरीत यह आवेश वृद्धि असंगत प्रतीत हुई, मानो पूरी व्यवस्था अस्थिर हो। लॉन्च करो, एंट्रेल ने आदेश दिया, और लगभग तुरंत ही फोम जहाज ने गोली चलाई। एक विशाल किरण नीचे की ओर तेज गति से निकली, सफेद, गर्म और हिंसक, फिर भी अस्थिर, जिसकी गति बीच हवा में डगमगा रही थी। कल झटका ऊर्जा स्वयं मुड़ी और स्थानांतरित हुई। उसकी तरंगदैर्घ्य और रंग सफेद से गुलाबी, नीले से हरे से पीले रंग में बदलते रहे, क्योंकि यह अनुनाद बैंड के माध्यम से रेंगती हुई तब तक आगे बढ़ती रही जब तक कि उसे संरेखण नहीं मिल गया। चमक, चटकने की आवाज। जहां किरण टकराई, वहां जुगता माना शील्ड हिंसक रूप से भड़क उठी। अनगिनत लहरों में चिंगारियां जाली पर फैल गईं। पहले की तरह चिकनी नहीं, बल्कि खुरदरी, अनियमित, मानो शील्ड को अपनी ही नींव के खिलाफ कंपन करने के लिए मजबूर किया गया हो। आखिर ये बला है क्या? एक पंथ के लेफ्टिनेंट ने हौंफते हुए कहा, क्योंकि किरण का रंग बार बार बदल रहा था, क्योंकि वो उस सटीक अनुनाद बिंदु को खोजने की कोशिश कर रही थी जिस पर ढाल टूट जाएगी। RRRREE। जल्द ही जुगत ग्रह पर एक असहनीय ध्वनि छा गई, क्योंकि अनुनाद का पता चलते ही पूरी माना ढाल कांच के टुकड़े की तरह हिंसक रूप से कांपने लगी। ये सामान्य नहीं है, यह उपकरण और हमले का तरीका कुछ नया है, चार्ल्स ने धमकी भरे लहजे में शांत स्वर में कहा। उसकी आवाज खतरे से परे थी,
क्योंकि वह इसके काम करने के तरीके को याद कर रहा था, ताकि पंथ के इंजीनियर बाद में इसकी नकल कर सकें। ये पहली बार था जब सार्वभौमिक सरकार ने ऐसी तकनीक का प्रदर्शन किया था जो पंथ के पास नहीं थी, और चार्ल्स इससे प्रभावित हुआ। दरार बूम जल्द ही ढाल पर एक पतली लेकिन स्पष्ट दरार दिखाई दी, जो बिजली की तरह चमकती हुई उस पर फैल गई। 4 शताब्दियों तक निर्बाध रूप से टिकी रहने वाली वो बाधा अब पराई प्रतिध्वनि के कारण चीख रही थी, जो उसे चीर फाड़ कर रही थी। पावर आउटपुट बढ़ाओ, एंट्रेल ने धीरे से, लगभग प्यार से कहा, और पायलट ने आज्ञा का पालन किया, जिससे बीम का आकार और तीव्रता बढ़ गई। RRRE तारांकन बूम, चकनाचूर, ढाल टूट गई। माना का वो विशाल गुंबद जिसने कभी जुपिटर को एक अटूट कवच की तरह लपेट रखा था, दीप्तिमान ऊर्जा के टुकड़ों में विलीन हो गया, जो आकाश में बुझते अंगारों की तरह बिखर गए और फिर शून्यता में विलीन हो गए। और लो, ये शुरू हो गया, स्ट्रीक ने चुपचाप अपने डेटा स्लेट पर टैप करते हुए कहा, और एंट्रेल के खाते में 20,000 MP की शर्त राशि भेज दी, क्योंकि उनके हमले शुरू होने के ठीक 1 घंटे और 4 मिनट बाद माना शील्ड गिर गई थी। अध्याय 646, युद्ध का आरंभ। चेतावनी, इस अध्याय में आपत्तिजनक भाषा, रक्तपात और अत्यधिक हिंसा शामिल है, कृपया अपने विवेक से पढ़ें। प्लेनेट जुपिटर, ए कॉमन सोल्जर्स POV। ग्रहों की माना ढाल, वो गायब हो गई है, एक सैनिक ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी क्योंकि उसकी आंखें ऊपर आकाश की ओर टकटकी लगाए हुए थीं। जुपिटर ग्रहीय ढाल 4 शताब्दियों में पहली बार चकनाचूर हो गई थी, और दुश्मन के जहाज अब बिना किसी रोक टोक के उनकी भूमि में प्रवेश कर रहे थे। नहीं, 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 ये तो अटूट होना चाहिए था। ये सच नहीं हो सकता, यह जरूर कोई भ्रम है। एक और व्यक्ति कांपते हाथों से अपना हेलमेट पकड़ते हुए चिल्लाया। वो इस बात पर विश्वास करने से इनकार कर रहा था कि यह सच है। इस समय पंथ के प्रत्येक सैनिक की रगों में भय और सदमा दौड़ रहा था, क्योंकि वे जानते थे कि कुछ ही सेकंड में एक खूनी लड़ाई शुरू हो जाएगी। एक ऐसी लड़ाई जिसमें निश्चित रूप से उनमें से कई लोग मारे जाएंगे। और परिणामस्वरूप सैनिकों के बीच भय तेजी से फैल गया। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है, हम सब मरने वाले हैं। क्या मैं कभी अपनी पत्नी या बेटी को दोबारा देख पाऊंगा? बिना ढाल के क्या हम टिके रहने की उम्मीद भी कर सकते हैं? हालांकि कुछ लोगों ने खुलकर आश्चर्य व्यक्त किया। हालांकि शुरू में उन पुरुषों पर भय की लहर छा गई, लेकिन यह उतनी ही तेजी से शांत भी हो गई। आगामी लड़ाई की अनिवार्यता स्पष्ट होते ही प्रत्येक हृदय में छिपा हुआ साहस सतह पर आने लगा, क्योंकि सबसे पहले कमान कप्तानों और लेफ्टिनेंटों ने ही संभाली थी। चुप रहो, धर्मप्रायण गुट के मुर्गे की तरह कांपना बंद करो। ये जुपिटर है, ये हमारी भूमि है, और अगर उन नेक कमीनों को ये चाहिए, तो उन्हें मेरी लाश पर से ही इसे हासिल करना होगा। एक कप्तान चिल्लाया, और उसकी बहादुरी ने कई अन्य लोगों को प्रेरित किया। वो सही कह रहा है। तो क्या हुआ अगर ढाल चली गई? माना शील्ड अपेक्षाकृत आधुनिक तकनीक है। हमारे पूर्वजों ने 2 सहस्राब्दियों से भी अधिक समय तक जुपिटर को अपने पास रखा है, हमारे पास ढाल होने से बहुत पहले। अगर वे इस ग्रह को बचा सकते हैं, तो हम भी बचा सकते हैं, एक लेफ्टिनेंट ने आगे कहा। उनके शब्दों ने सैनिकों को उनके गौरवशाली वंश की याद दिला दी, और यह भी कि यह उनके पूर्वजों की भूमि थी। जुपिटर के लिए, पंथ के लिए, ड्रैगन के लिए, लॉर्ड सोरोन के लिए, हमारे परिवारों के लिए। नारे लगने शुरू हो गए, और देखते ही देखते डर जोश में बदल गया, और लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे। आओ, हम पर हमला करो, तुम धर्मप्रायण कमीनों। आओ, मेरा मल खाओ, तुम कायरो। पुरुषों ने चीख मारी, भले ही उनकी आवाजें कर्कश लग रही थीं और उनके गले में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन अवज्ञा के इस छोटे से कृत्य ने मनोबल को पूरी तरह से बदल दिया। उन लोगों ने फैसला कर लिया था कि अगर यह उनके जीवन का आखिरी दिन होने वाला है, तो वे इसका स्वागत शांत निराशा के साथ नहीं, बल्कि युद्ध की उन चीखों के साथ करेंगे जो आसमान की ओर गूंजती रहेंगी। इसी बीच उनके सिर के ऊपर तूफान आखिरकार टूट पड़ा। बूम जैसे ही यूनिवर्सल फ्लीट नीचे उतरी, आग की पहली लहर बरस उठी। उनके डिस्ट्रॉयर जहाजों ने लगातार माना बोल्ट और भारी तोपखाने की आग बरसाई। टकरा जाना, गर्जन, गड़गड़ाहट, हमलों से बाहरी सैन्य गोदामों में गड्ढे हो गए, भंडारण शेड फट गए और धूल और आग के गुबार हवा में फैल गए, जिससे जमीन हिल गई। कबूम, हालांकि जब वे हमला कर रहे थे, तो जुपिटर के रक्षक भी निष्क्रिय नहीं बैठे रहे, और उन्होंने भी उतनी ही उग्रता से जवाबी गोलीबारी की। फूश रेलगन टावरों ने रात के आकाश को रोशन कर दिया। उनके क्रिस्टल कोर चमकदार सफेद रोशनी से जगमगा उठे, और फिर उन्होंने ऐसी किरणें छोड़ी जो शून्य को चीरती हुई विध्वंसक जहाजों के बाहरी आवरण में छेद कर गईं।
धमाका चकनाचूर, एक यूनिवर्सल क्रूजर दो हिस्सों में टूट गया। उसका मलबा जलता हुआ वायुमंडल में नीचे की ओर चक्कर लगाते हुए गिरा और मैदानों में एक विनाशकारी विस्फोट के साथ जा टकराया जिसने मीलों तक सब कुछ तबाह कर दिया। गोलीबारी जारी रखो, अधिकारियों ने गरजते हुए कहा, क्योंकि सतह से हवा में मार करने वाली माना तोपों ने एक के बाद एक गोले दागे, उनके प्रक्षेप्य चमकदार चाप बनाते हुए रात के आकाश में चकाचौंध भरे विस्फोटों में बदल गए। सीटी धमाका विमानरोधी मिसाइलें झुंडों में ऊपर की ओर दागती हुई सटीक रूप से लक्ष्यों का पीछा करती हुई आतिशबाजी की तरह फटती थीं, जिससे बमवर्षक विमानों के स्क्वाड्रन धातु के टुकड़ों और गिरते हुए शवों में तब्दील हो जाते थे। लेकिन आक्रमणकारियों ने भी उसी तरह जवाब दिया। RRRRAAAGHHH यूनिवर्सल डिस्ट्रॉयर्स ने अपने विनाशकारी हमले किए। नीली ऊर्जा की किरणें क्षितिज पर कहर बरपाती हुई, रक्षात्मक टावरों को जड़ से उखाड़ फेंकती हुई और माना तोपों को राख में बदल देती हुई आगे बढ़ी। जुपिटर के कभी गौरवशाली सैन्य अड्डे जलने लगे, हर जगह विनाश और बर्बादी का माहौल छा गया। मेडे, मेडे, एक धर्मनिष्ठ गुट के पायलट ने संचार माध्यमों पर चिल्लाया, लेकिन उसके शब्द बीच में ही कट गए, क्योंकि एक पंथ लड़ाकू फ्रिगेट आसमान में आया और उसे निष्क्रिय कर दिया। अब तो उस पंथ के रक्षात्मक विमान भी जवाबी हमले के लिए आकाश में उड़ने लगे थे। विष धमाका आकाश मुड़े तोड़े ढांचों और जलते हुए मलबे के कब्रिस्तान में बदल गया, जहां पंथ के जहाज और यूनिवर्सल डिस्ट्रॉयर एक दूसरे को बेहद करीब से चीर फाड़ रहे थे। झंझनाहट बिखरना धमाका, मलबे के साथ शव नीचे गिरने लगे, कुछ बुरी तरह जल गए थे, पहचानना मुश्किल था, जबकि अन्य चीखते हुए नीचे गिर रहे थे और फिर नीचे विस्फोटों में गायब हो गए। धड़ाम चकनाचूर, लड़ाकू विमानों के कॉकपिट में खून के धब्बे छा गए थे। चीखें और शोरगुल संचार चैनलों में इस हद तक भर गए थे कि वे युद्ध की गर्जना से अलग पहचानना मुश्किल हो गया था। फिर भी उस पंथ ने बेकाबू राक्षसों की तरह पलटवार किया। हर गिरते जहाज की जगह दूसरा जहाज आकर खड़ा हो जाता था और हवाई सुरक्षा की कमान संभालने वाला हर सैनिक दांत भींचकर और आंखें धधकती हुई लड़ता था, मानो मौत के मुंह में जाने से पहले 10 दुश्मनों को अपने साथ घसीट ले जाने के लिए दृढ़ संकल्पित हो। और उनके इसी जुनून के कारण दुश्मन पक्ष को एंट्रेल या स्ट्रीक की अपेक्षा कहीं अधिक भारी नुकसान उठाना पड़ा। जुपिटर के वायुमंडल में प्रवेश करने वाले 20,000 जहाजों में से 8,000 को उतरने से पहले ही निष्क्रिय कर दिया गया था, और अंततः जमीन पर उतरने में कामयाब होने वाले भी सैन्य अड्डे को महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाने में विफल रहे, क्योंकि संघर्ष के इन शुरुआती चरणों में कोई भी पक्ष स्पष्ट बढ़त स्थापित करने में कामयाब नहीं हुआ था। दुश्मन के काये सैनिक आ गए हैं, चलो उन्हें दिखाते हैं कि असली मर्द कैसे लड़ते हैं। जाओ जाओ जाओ, उन्हें आतंक का असली स्वाद चखाओ। तुम धर्मनिष्ठ गुट के हिजड़े मेरे अंडकोश चूस सकते हो। मुझे पता है कि तुम में कभी हिम्मत नहीं आई, लेकिन तुम मेरे चूस सकते हो। युद्ध की गर्मी में अपनी वाणी पर नियंत्रण खो बैठे पंथ के कप्तानों ने ताना मारना शुरू कर दिया, और जो कुछ भी उनके मन में पहले आया वे बड़बड़ाने लगे। अध्याय 647, एक अस्पष्ट रणनीति। एंट्रेल के दृष्टिकोण से ग्रह जुपिटर। एंट्रेल का जहाज जुपिटर पर उतरने वाले अंतिम जहाजों में से एक था, क्योंकि वो तभी उतरा जब उसके चारों ओर की सभी हवाई रक्षा व्यवस्था पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। धड़कन चरण चरण अपनी पतली लंबी तलवार को म्यान से बाहर निकालकर वह यान से बाहर निकला और कमांडर स्ट्रीक के साथ चलने लगा, क्योंकि उन दोनों ने अपने चारों ओर चल रहे युद्ध की कमान संभाल ली थी। पहाड़ को चीर देने वाला वार, पूर्ण विनाश कबूम सैन्य अड्डे के एक पूरे हिस्से को आसानी से नष्ट करते हुए एंट्रेल ने अपने कंधों की मालिश करते हुए और अपनी गर्दन को चटकाते हुए एक ही वार में कम से कम कुछ हजार दुश्मन सैनिकों और अपने ही कुछ 100 आदमियों को मार गिराया। जिद्दी गुट के चूहे। इतने सारे विध्वंसक जहाजों के साथ आक्रमण करने पर उनसे उम्मीद की जाती है कि वे अपने सैन्य ठिकानों को और अधिक नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन उनकी रक्षा तकनीक वाकई बेहतरीन है। एंट्रेल ने स्ट्रीक से शिकायत की और दोनों तेजी से कार्रवाई में जुट गए। तेज चरण, माना अवशोषण, कई शॉट्स छप धड़ाम मारना, हिंसक रूप से हमला करते हुए दोनों ने विशेष रूप से अपने आसपास के पंथ नेतृत्व को निशाना बनाया, क्योंकि वे ट्रांसेंडेंट टियर लेफ्टिनेंट और लीजन कमांडरों के पीछे पड़ गए जो युद्ध की दिशा तय कर रहे थे। अवरोध पैदा करना, पैरी/पंथ के योद्धाओं ने बचाव करने की पूरी कोशिश की, हालांकि 2 बनाम 1 की स्थिति का मतलब था कि उनके पास टिके रहने का बिल्कुल भी मौका नहीं था, क्योंकि एक के बाद एक कई प्रमुख नेता मारे गए। मोनार्क के लिए दुश्मन की सैन्य संरचनाओं के केंद्र में घुसना और अपनी पसंद की लड़ाइयां लड़ना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था,
क्योंकि उनके आसपास हजारों की संख्या में मास्टर और ग्रैंड मास्टर स्तर के योद्धा होने के बावजूद उनमें से अधिकांश इतने कमजोर थे कि वे उनकी युद्ध रणनीति को प्रभावित नहीं कर सकते थे। इसलिए जब कोई पंथ नेता युद्ध के केंद्र से कुछ 100 मीटर दूर रक्षात्मक खयों के भीतर भी होता था, तब भी उसे निशाना बनाकर मार दिया जाता था, क्योंकि एंट्रेल और स्ट्रीक उस पर कोई दया नहीं दिखाते थे। ले लो, तुम गंदे पंथ के बदमाश, एंट्रेल ने थूकते हुए कहा, और उसने पंथ के 10वें पालौकिक सदस्य का सिर काट दिया। मुझे लगता है कि इस विशेष सैन्य अड्डे के लिए इतना ही काफी है। चलिए अब यहाँ से 700 किलोमीटर उत्तर में स्थित दूसरे अड्डे की ओर चलते हैं। मुझे लगता है कि दुश्मन का इकलौता मोनाक टियर कमांडर वहीं ऊपर लड़ रहा है, स्ट्रीक ने बताया, जिस पर एंट्रेल ने तेजी से सिर हिलाया। हाँ, अब हमारे अधीनस्थ इस अड्डे को नष्ट कर सकते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। उसने आश्वस्त करते हुए अपनी ओर आ रहे कुछ हमलों को ऐसे रोका जैसे वह मक्खियों को भगा रहा हो, और फिर स्ट्रीक के पीछे हवा में उड़ते हुए उत्तर की ओर चला गया। इस बीच चार्ल्स, एक भी हमला केंद्रीय और सबसे महत्वपूर्ण जुपिटर सैन्य अड्डे पर नहीं हो पाया था, जहां चार्ल्स एक अकेले प्रैरी की तरह खड़ा होकर उसके केंद्र की रक्षा कर रहा था। चारों दिशाओं में 200 किलोमीटर तक आसमान जलते हुए मलबे से भरा हुआ था, क्योंकि 2000 से अधिक दुश्मन जहाज राख और मुड़े हुए स्टील में तब्दील हो गए थे। चार्ल्स के अथक प्रयासों से ही उनकी बढ़त रुक गई थी। उसने यहां रहने का फैसला अहंकार के कारण नहीं किया था, बल्कि इसलिए किया था क्योंकि इस अड्डे में जुपिटर के ग्रहीय कवच का महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा मौजूद था, और क्योंकि उसने इसे एक ऐसी संरचना के रूप में पहचाना था जिसे किसी भी कीमत पर संरक्षित करने की आवश्यकता थी, यहां तक कि ग्रहीय ढाल को पहले ही हटा दिए जाने के बाद भी। क्योंकि भले ही अवरोध एक बार टूट चुका था, लेकिन उसके नीचे की मूल संरचना बरकरार रही, क्योंकि उसके तंत्र केवल अतिभारित हुए थे, नष्ट नहीं हुए थे। इसलिए जब पंथ के इंजीनियर और लोहार इस व्यवस्था को बहाल करने के लिए जी जान से काम कर रहे थे, तब चार्ल्स अकेले ही इसकी रक्षा का भार संभाले हुए था। उसकी तलवार का हर वार और उसकी आभा का हर विस्फोट जुपिटर और विनाश के बीच एक दीवार का काम कर रहा था। ऐसा निर्णय अधिकांश युद्ध विशेषज्ञों या बाहरी पर्यवेक्षकों के लिए विचित्र प्रतीत होना तय था, जो संभवतः ये तर्क दे सकते थे कि उनके जैसे क्षमतावान कमांडर को रक्षात्मक भूमिका निभाने के बजाय जवाबी आक्रमण का नेतृत्व करना चाहिए या ध्वस्त होती हुई मोर्चों को मजबूत करना चाहिए। लेकिन चार्ल्स को ठीक ठीक पता था कि वह क्या कर रहे हैं। जुपिटर में अन्यत्र मर रहे अनगिनत लोगों के लिए उसका दिल दर्द से तड़प रहा था, हर चीख और हर विस्फोट उसके अंदर गूंज रहा था। फिर भी वह अपनी जगह पर डटा रहा, लेकिन हिला नहीं, क्योंकि वो समझता था कि अगर ढाल फिर से उठ खड़ी हो सके, अगर उसका मूल तत्व बहाल हो सके, तो आज जान गंवाने वाले सभी लोग व्यर्थ नहीं जाएंगे। और यद्यपि इतने सारे लोगों को खून बहते हुए देखना और खुद एक जगह अविचलित खड़े रहना उसे अंदर से तोड़ रहा था, फिर भी वह जानता था कि यह सुनिश्चित करने का यही एकमात्र तरीका था कि यह हमला, जुपिटर के आसमान का यह उल्लंघन, फिर कभी न दोहराया जाए। ग्रह कोर भवन के अंदर पंथ के ग्रहीय मानाशील सभी एकल कोर सिस्टम थे, यानी एक ही कोर ने पूरे ग्रह की रक्षा प्रणाली को शक्ति प्रदान की। हालांकि दुश्मन के नए अज्ञात हथियार ने इस कोर को ओवरलोड कर दिया और अवरोध को चकनाचूर कर दिया, जिससे सर्किट ओवरलोड हो गए और कोर के कुछ प्रमुख घटक क्षतिग्रस्त हो गए। दोस्तों, जरा सोचिए, कमांडर चार्ल्स ने तो बस एक ही अनुरोध किया है, और वो ये है कि इस ग्रहीय ढाल को 1 घंटे से भी कम समय में चालू कर दिया जाए। हम समय बर्बाद नहीं कर सकते, मुख्य अभियंता ने अपने आदमियों को तेजी से काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा। सिसलिंग जलाना बूंद। इसी दौरान एक इंजीनियर ने गलती से कोर सर्किट का एक बेहद गर्म टुकड़ा गिरा दिया, जो खतरनाक तापमान तक जल चुका था। हालांकि जैसे ही मुख्य इंजीनियर ने इसे देखा, उसने उसे नंगे हाथों से उठाया और उसे उसकी निर्धारित जगह पर लगा दिया, भले ही गर्मी से उसकी त्वचा पर छाले पड़ गए थे। कमांडर हम पर भरोसा कर रहा है, अब दर्द या देरी की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी बहादुरी ने उनके साथियों को अपनी जान की परवाह न करने और पागलों की तरह आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। खनकनाहट, भिनभिनाहट, घूमने की आवाज कोर चैम्बर से चिंगारियां बरस रही थी और इंजीनियर अपना काम जारी रखे हुए थे। उनके हाथ जलने, कटने और थकावट से कांप रहे थे, फिर भी किसी ने भी पीछे हटने की हिम्मत नहीं की। सरदार की फफोलेदार हथेलियों से खून टपककर चमकते हुए प्रतीकों पर गिर रहा था, लेकिन फिर भी उसने दृढ़ निश्चय के साथ जबड़े को भींचते हुए सर्किटों को अपनी जगह पर लगा दिया। तेज चलो, अगर हम नाकाम रहे तो जुपिटर तबाह हो जाएगा। एक और चिल्लाया। पसीने से लथपथ उसके कालिक से सने चेहरे पर धारियां थीं, जबकि उनके ऊपर चार्ल्स के प्रहारों की गड़गड़ाहट छत से हल्की हल्की गूंज रही थी।
ये याद दिलाते हुए कि एक अकेला आदमी दुनिया के विनाश को रोके हुए था। अगर यहाँ मौजूद हर आदमी अपनी भूमिका निभाए तो मैं वादा करता हूँ हम सब मिलकर जुगते को बचा सकते हैं। मुखिया ने ये कहते हुए ये सुनिश्चित किया कि यहाँ मौजूद हर आदमी ऐसे काम करे जैसे उसकी जिंदगी इस पर निर्भर करती हो। अध्याय 648 दोहरी मुसीबत, जुगट मिलिट्री बेस, एंट्रेल और स्ट्रीक के दृष्टिकोण से। जैसे ही एंट्रेल और स्ट्रीक ने केंद्रीय अड्डे के पास पहुंचते ही चार्ल्स की मोनार्क सेंस को अपने ऊपर लॉक होते हुए महसूस किया। उन दोनों ने एक दूसरे को संक्षिप्त रूप से देखा और बिना एक शब्द कहे अपने आगमन हमले को अंजाम दिया। स्वर्ग विखंडन चाप, मौन शून्य विखंडन, धमाका धड़ाम। एंट्रेल की तलवार ने चकाचौंध कर देने वाली चांदी की एक अर्धचंद्राकार आकृति बनाई जिसने बादलों को चीर दिया, जबकि स्ट्रीक के लगभग अदृश्य वार ने हवा के ताने बाने को चीर दिया। दोनों हमले जुड़वा तूफानों की तरह नीचे पहरा दे रहे अकेले व्यक्ति पर आकर टकराए। धड़कन क्लान चार्ल्स ने बचाव में अपनी नंगी हथेली उठाई। उसकी आभा हिंसक रूप से भड़क उठी क्योंकि उसने एब्सोल्यूट ब्लॉक कौशल का उपयोग करते हुए संयुक्त हमले को रोक दिया। धमाका। इस टक्कर से धरती हिल गई, उसके नीचे की प्रबलित कंक्रीट की फर्श में दरार आ गई, और यद्यपि उसने मजबूती से खुद को संभाले रखा, फिर भी उस प्रचंड बल ने उसे कई दर्जन मीटर पीछे धकेल दिया। उसके जूते जमीन में गहरी लकीरें बनाते हुए आगे बढ़े और अंत में वह रुक गया। वाह वाह वाह, मैंने एक सम्राट के रूप में आपकी महानता के बारे में बहुत कुछ सुना था। कुछ लोग कहते हैं कि आप ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली सम्राट हो सकते हैं, कि आप अर्ध देवता के जितने करीब हो सकते हैं उतने ही करीब है। लेकिन आपको मेरी चाल रोकते हुए और फिर भी इतने सारे फीट पीछे धकेले जाते हुए देखकर मुझे कहना पड़ेगा, मैं प्रभावित नहीं हुआ। एंट्रेल ने चिढ़ाते हुए कहा, और जैसे जैसे उसके चारों ओर धुआं उठता गया उसकी सज्जनता भरी मुस्कान और चौड़ी होती गई। हम्फ, चार्ल्स ने नाक सिकोड़ी। उसकी मुद्रा फिर से शिथिल हो गई, मानो टकराव महज एक क्षणिक हवा का झोंका रहा हो। उसकी आंखों में तिरस्कार की हल्की सी झलक दिखाई दी। अरे, बिना अपना परिचय दिए बात शुरू करना मेरी कितनी बड़ी गलती थी। मैं इस दुर्व्यवहार के लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं कमांडर एंट्रेल हूँ और यह मेरे सहयोगी कमांडर स्ट्रीक है, और हम मिलकर आज तुम्हें मार डालेंगे। एंट्रेल ने सहजता से अपना काम जारी रखा, अपनी तलवार को व्यंग्यपूर्ण सलामी के रूप में ऊपर उठाए हुए। हालांकि चार्ल्स बिल्कुल भी प्रभावित नहीं दिखे। बेटे, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो तो तुम अपनी औकात से कहीं ज्यादा बड़ी मुसीबत मोल ले रहे हो। चार्ल्स ने व्यंग्य किया। उसकी आवाज गहरी और स्थिर थी। जैसे ही उसका हाथ एक बार फिर अपनी तलवार के मूठ की ओर बढ़ा, उसकी आभा संयमित क्रूरता के साथ स्पंदित होने लगी। जैसे ही उसने धीरे धीरे उसे म्यान से बाहर निकाला, विशः उसी क्षण स्ट्रीक ने फिर से हमला किया। उसका साइलेंट वॉर्ड रैंड बिना किसी चेतावनी के जारी हुआ, इतना तेज और सूक्ष्म कि उसने बिना कोई आवाज किए अपने आसपास की हवा को मोड़ दिया। फिर भी चार्ल्स हल्के से घूम गया, एक तरफ हट गया, मानो उसने इसे पहले से ही आते हुए देखा हो। वो हमला अच्छा था। लगता है मुझे इस मसखरे की तुलना में तुम्हें ज्यादा गंभीरता से लेना चाहिए। चार्ल्स ने ठंडे लहजे में स्ट्रीक की ओर सीधे इशारा करते हुए टिप्पणी की। उनके स्वर में तिरस्कार साफ झलक रहा था। तुम कमीने, आज तुम्हें हराने में मुझे बहुत मजा आएगा। एंट्रेल ने एक क्रूर आनंद के साथ कहा, और उसका चेहरा एक दुष्ट मुस्कान में बदल गया जिसने उसके सामान्य सभ्य मुखौटे को जुठला दिया। धड़कन। उसने घातक इरादे से तलवार को घुमाते हुए हमला किया। चार्ल्स ने एक बार सांस छोड़ी, अंततः अपने घुटने मोड़े और युद्ध की मुद्रा में नीचे झुक गया, क्योंकि उसी क्षण से असली लड़ाई शुरू हुई। इसी बीच नमो ग्रह पर प्लेनेट नीमो की हवा में अभी भी कल्ट की जीत की महक बरकरार थी। ड्रैगन सेना द्वारा ग्रह पर धावा बोलने के बाद से केवल 20 घंटे ही बीते थे, और यद्यपि कुछ दूरदराज के गांवों में विजय की आग अभी भी सुलग रही थी, राजधानी के गुंबद के भीतर उत्सव की भावना पहले ही फैलने लगी थी। खनकनाहट, धड़कन, इंजन गूंज रहे थे और क्रेनें चरमरा रही थीं क्योंकि पंथ के इंजीनियर रात भर अथक परिश्रम कर रहे थे। लैंडिंग पैड से हथियार के बक्से धो रहे थे, रक्षात्मक बुर्ज लगा रहे थे और क्षतिग्रस्त सुप्रतिष्ठानों को एक नए पंथगढ़ के ढांचे में फिर से जोड़ रहे थे। अस्थायी किलेबंदी के ऊपर काले झंडे लहरा रहे थे और सैनिक सड़कों के कोनों पर हंसी के स्वर में आराम कर रहे थे। राहत की लहर उनमें उमड़ रही थी क्योंकि ग्रह ने इतनी जल्दी घुटने टेक दिए थे। ऐसा प्रतीत हुआ मानो पहली बार ड्रैगन सेना को बिना किसी कीमत के जीत का उपहार मिला हो। बुरा नहीं है कजिन, हर गुजरते घंटे के साथ ये जगह एक असली किले की तरह दिखने लगी है। वेर ने मुस्कुराते हुए कहा और अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुकते हुए गर्म कॉफी का एक कप उनके हाथों में थामे हुए था। लियो उसके सामने बैठा था। उसका अपना कप अभी तक छुआ नहीं गया था।
भाप धीरे धीरे उनके बीच से निकल रही थी, जबकि उसकी निगाहें मेज पर फैले ग्रह के नक्शे पर टिकी हुई थीं। हम यहाँ स्थिरता स्थापित करते हैं, ग्रहीय ढाल तैयार करते हैं, और 1 सप्ताह के भीतर ये दुनिया हमेशा के लिए हमारी हो जाएगी। वहां से अगला कदम ये तय करना होगा कि हम किस सुग्रह पर हमला करेंगे, लियो ने धीमी और शांत आवाज में कहा, क्योंकि उसने अगले हमले की योजना बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन इससे पहले कि उनमें से कोई एक और घूंट ले पाता, घबराए हुए जूतों की धमक की आवाज कमरे में गूंज उठी। मेरे प्रभु, एक सैनिक दरवाजों से अंदर घुस आया। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी, उसकी वर्दी पसीने से तर थी। वो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा और मुंह के बल फर्श पर गिर पड़ा। धड़ाम, जुपिटर पर हमला हो रहा है। कमांडर चार्ल्स ने अभी अभी SOS संदेश भेजा है। उनका कहना है कि उन पर हमला हो रहा है। सैनिक ने अपना संदेश इस तरह सुनाया जैसे कमरे में बर्फ की धार की तरह कोई तेज धार टकराई हो। क्या? वेया भड़क उठा और उसने अपना कप इतनी जोर से मेज पर पटका कि गर्म तरल नक्शों पर छिटक गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं, पहले वाली मुस्कान गायब हो गई थी और उसकी जगह भय से भरी आंखें थीं। वो कैसे हुआ? उसने पूछा। तभी लियो भी झट से खड़ा हो गया। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसका दिमाग तेजी से चल रहा था, क्योंकि वह भविष्य के हर संभावित परिदृश्य की गणना करने लगा था। अगर हम अभी निकल भी जाएं, तो भी हमें जुपिटर पहुंचने में 2 दिन और लगेंगे, लियो ने कहा, हालांकि उसकी मुठियां बगल में भींची हुई थीं। तब तक तो सैन्य अड्डे नष्ट हो चुके होंगे। एकमात्र उम्मीद यही है कि चार्ल्स शहरों में वापस लौट जाए, समय हासिल कर ले और दुश्मन को देरी करने पर मजबूर कर दे। तब शायद हम सेना के पूरी तरह नष्ट होने से पहले वहां पहुंच सकें। उनकी आवाज में घबराहट का कोई भाव नहीं था, बल्कि केवल विश्लेषण था, मानो वे मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए कार्रवाई का सबसे अच्छा तरीका खोजने की कोशिश कर रहे हों। हालांकि इससे पहले कि वह या वेर इस विषय पर और कुछ कह पाते, दरवाजे एक बार फिर जोर से खुल गए। मेरे प्रभु, एक और सैनिक तेजी से अंदर आया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और कालिख से सना हुआ था। वह भी लड़खड़ाकर उनके सामने मुंह के बल गिर पड़ा। धड़ाम, यू कबीले के जहाज, सैनिक हौंफते हुए बोला। उसके शब्द टूटे फूटे टुकड़ों में बिखर रहे थे। वे तेजी से ग्रह नीमो की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे पास उनके आगमन की तैयारी के लिए 4 घंटे से भी कम समय है। उन्होंने बताया कि उनकी खबर के बाद जो सन्नाटा छाया हुआ था, वो इतना भयावह था कि कुछ क्षण पहले का उत्सवपूर्ण माहौल अचानक शून्य में तब्दील हो गया। अध्याय 649, कठिन निर्णय। यू कबीले के जहाज तेजी से नमो ग्रह की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे पास उनके आगमन की तैयारी के लिए 4 घंटे से भी कम समय है, सैनिक ने बताया। तभी वही ने घबराहट भरी निगाहों से लियो की ओर देखा। उसे इस बात पर मुश्किल से ही विश्वास हो रहा था कि उसने अभी अभी क्या सुना है, क्योंकि यह सोचकर कि जिस समय नमो पर घेराबंदी हुई थी, उसी समय जुपिटर पर भी हमला हुआ था, उसका सीना कस गया था। ये तो ब्रह्मांड की हमारे खिलाफ साजिश है। हम इतने बदनसीब तो नहीं हो सकते, उसने अपना हाथ अपने चेहरे पर दबाते हुए कहा, और लियो ने एक गहरी सांस ली। वस्तुनिष्ठ रूप से देखा जाए तो नीमो पर उनकी विजय इससे बुरे समय में नहीं हो सकती थी, क्योंकि न केवल वे अपने वतन से दूर थे जबकि एक शत्रु सेना ने आक्रमण किया था, बल्कि अब वे खुद को एक ऐसे नए कब्जे वाले ग्रह पर फंसे हुए पा रहे थे जिसकी रक्षा व्यवस्था कंकालनुमा ढांचे और अधूरी मीनारों से ज्यादा कुछ नहीं थी, जिन्हें आसानी से ध्वस्त किया जा सकता था। अगर हम अब पीछे हटते हैं तो हम नीमो में अब तक जो कुछ भी निवेश किया है उसे त्याग देंगे और कायरो की तरह भाग जाएंगे। अगर हम सैनिकों को पूरी गति से आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दें, तो शायद हम 2 घंटे से भी कम समय में वहां से निकल सकते हैं, लेकिन फिर यू कबीला बिना किसी हिचकिचाहट के ग्रह पर अपना दावा कर लेगा, और बाद में इसे वापस लेना उतना ही महंगा या शायद उससे भी ज्यादा मुश्किल होगा। लियो ने गंभीर स्वर में हिसाब लगाया और सिर हिलाया। हम बिना लड़ाई के वापस नहीं जा सकते, और हम अंतरिक्ष में होने वाली भागदौड़ में नहीं फंसना चाहते। इसलिए मुझे लगता है कि हमारे पास लड़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है, लियो ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, और उसके शब्दों ने वेर को घोर निराशा में अपने बाल पकड़ने पर मजबूर कर दिया। क्या तुम पागल हो गए हो, कस? तुम इस बारे में मजाक कर रहे हो? हम यहाँ चुपचाप नहीं बैठ सकते जबकि जुपिटर जल रहा है। वह हमारा घर है, वेर चीखा। उसका डर फूट पड़ा था, लेकिन लियो ने केवल अपनी आंखें सिकोड़ी और उसे तीखी नजर से घूरने लगा। क्या तुम भूल गए हो कि जुपिटर की रक्षा कौन करता है? क्या तुम भूल गए हो कि पंथ की रक्षा कौन करता है? लियो ने ठंडे और संयमित स्वर में कहा। अगर आप हैं तो मैं आपको याद दिला दूं, ये कमांडर चार्ल्स है और यह भगवान सोरोन है। अगर हमला सैन्य ठिकानों तक ही सीमित रहता है तो सोरोन शायद हस्तक्षेप न करे,
लेकिन जैसे ही आम नागरिकों को कोई खतरा होगा, वह तुरंत हरकत में आ जाएगा। जब तक वह वहां मौजूद है, तब तक पंथ हमेशा सुरक्षित रहेगा। लियो के शब्दों के वजन ने वेई की घबराहट को कम कर दिया। उस याद दिलाने से उसे थोड़ी राहत मिली, क्योंकि उसकी सांसों में जो बेतहाशा तेजी थी, वह धीरे धीरे शांत होने लगी। तुम सही कह रहे हो, उसने धीरे से कहा। तभी लियो ने उसके कंधों को हल्के से खींचा। तैयार हो जाओ, हमें एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा, और सैनिकों को मनोबल बढ़ाने के लिए एक नेता की जरूरत है। आप जाकर सार्वजनिक भाषणों का जिम्मा संभालिए, मैं वेधशाला जाकर दुश्मन सैनिकों की संख्या का जायजा लेता हूं। शायद एक बुनियादी रक्षा योजना बनाने की कोशिश करो, लियो ने निर्देश दिया, जिस पर वेई ने सिर हिलाया और दोनों अलग अलग रास्तों पर चले गए। इसी बीच नीमो ग्रह के ऊपर यू कबीले का बेड़ा, कमांडर यूडे के दृष्टिकोण से। कमांडर, पंथ के झंडे की पुष्टि हो गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि ड्रैगन की सेना ने नीमो पर कब्जा कर लिया है। उनकी सेना अभी भी ग्रह रक्षा प्रणालियों का निर्माण कर रही है, जिससे पता चलता है कि विजय एक दिन से भी कम समय पहले हुई है। सैनिक की आवाज कमांड डेक पर कर्कश रूप से गूंजी। उसकी रिपोर्ट संक्षिप्त और तात्कालिक थी, क्योंकि सभी की निगाहें केंद्र में बैठे व्यक्ति की ओर मुड़ गईं। यू डे ने अपनी नाक के ऊपरी हिस्से को चुटकी से दबाया। खबर का बोझ उसके सिर पर भारी पड़ गया, मानो शब्दों ने ही माइग्रेन को जन्म दिया हो। साले दुष्ट पंथ के कमीने, उसने धीमी लेकिन विषैली आवाज में बुदबुदाया। जैसे ही शार्प स्टील की दीवारों से टकराकर हल्की सी गूंज उठा। उसने अपना थका हुआ हाथ अपने चेहरे पर फेरा और उस सामरिक प्रदर्शन को घूरकर देखा, जिसमें अब नीमो के ऊपर आकाश में गश्त करते हुए कल्ट डिस्ट्रॉयर्स दिखाई दे रहे थे। जब उसे एहसास हुआ कि यह वो नहीं था जिसके लिए उसने सहमति दी थी। वो और उसका बेड़ा लगभग 50 घंटे पहले अपने ग्रह से रवाना हो गए थे, आत्मविश्वास से भरे हुए और बिना किसी हड़बड़ी के, क्योंकि उन्हें मिली रिपोर्टों में नीमो को एक आसान लक्ष्य बताया गया था जिसे उसके कमांडर ने छोड़ दिया था, और वह अपने ग्रहीय कवच के बिना असुरक्षित था। कई हफ्तों तक उनके अधिकारियों ने इस मिशन को एक त्वरित हमले, एक साफ सुथरे कब्जे और यू कबीले के लिए बिना किसी सार्थक प्रतिरोध के अपने प्रभाव का विस्तार करने के अवसर के रूप में चित्रित किया था। लेकिन यहां उनका इंतजार कोई वीरान ग्रह नहीं कर रहा था। उनका सामना ड्रैगन की सेना से हुआ, जिनके काले झंडे पहले से ही विभिन्न महाद्वीपों में फहराए जा चुके थे और उनके जहाज ग्रह की सतह के ऊपर कड़ी रक्षात्मक पंक्तियों में आगे बढ़ रहे थे। कमांडर, अगर हम अभी पीछे हट गए तो वो पंथ अपना काम पूरा कर लेगा। कुछ ही दिनों में वे एक ग्रहीय ढाल बना लेंगे, और एक बार ऐसा हो जाने पर नीमो को तब तक छूना असंभव हो जाएगा जब तक हम उस पर कब्जा करने के लिए एक पूर्ण पैमाने पर युद्ध बेड़ा तैनात नहीं कर देते। एक अन्य अधिकारी ने गंभीर स्वर में बात की। उसका हाथ सामरिक होलो मैप पर घूम रहा था, जहां चमकते गुलाबी चिन्ह उन अर्धनिर्मित रक्षात्मक संरचनाओं को चिन्हित कर रहे थे जिन्हें पंथ वर्तमान में बना रहा था। यू डे ने धीरे से सिर हिलाया। हालांकि यह इशारा सहमति से ज्यादा त्याग का था। उसका दिमाग युद्ध के कठिन गणित पर विचार कर रहा था। अगर वे यहां अपनी पकड़ मजबूत कर लेते हैं तो भविष्य में उन्हें उखाड़ना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए इसकी बिल्कुल भी अनुमति नहीं दी जा सकती। यू डे ने हताशा में अपनी जीभ चटकाते हुए हिसाब लगाया। लेकिन हमारी मौजूदा ताकत भी निश्चित जीत के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए हठपूर्वक लड़ने का विकल्प चुनना भी उल्टा पड़ सकता है। यू डे ने अपनी आवाज में तीखापन लाते हुए बोलना जारी रखा, क्योंकि वह इस बात के परिणामों पर विचार कर रहा था कि उसे किस रास्ते पर जाना चाहिए। हमारे पास कुल 8000 जहाज है। इनमें से केवल 1500 विध्वंसक जहाज हैं, शेष फ्रिगेट, स्काउट और कार्गो जहाजों के पुनर्निर्मित संस्करण है। यह इतना शक्तिशाली हथौड़ा नहीं है कि किसी किले को, यहां तक कि आधे अधूरे बने किले को भी चकनाचूर कर सके। उन्होंने कुर्सी पर आगे की ओर झुकते हुए, कोहनियों को घुटनों पर टिकाते हुए कहा, जबकि उनकी आंखें मुख्य स्क्रीन पर धीरे धीरे घूम रहे नीले हरे गोले पर टिकी हुई थीं। इस सैन्य टुकड़ी को यहां इसलिए भेजा गया था क्योंकि रिपोर्टों में एक अपन ग्रह का वादा किया गया था, न कि दुष्ट पंथ के खिलाफ सैन्य टकराव का। हमसे उम्मीद की जा रही थी कि हम आराम से अंदर घुसेंगे और दिन के अंत तक अपने झंडे फहरा देंगे, न कि एक नवविजयी सेना के खिलाफ खुद को खून से लथपथ कर देंगे। पुल पर सहमति की एक हल्की सी गूंज सुनाई दी। फिर भी किसी ने भी इस स्थिति के खिलाफ खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि सभी उसके शब्दों की सच्चाई जानते थे। अंत में यू डे ने धीमी, गंभीर आवाज में कहा, अगर हम पीछे हटते हैं तो हम न केवल पंथ के सामने बल्कि अपने सहयोगियों के सामने भी कमजोर नजर आएंगे। नीमो उनके नियंत्रण में एक किला बन जाएगा, और ब्रह्मांड के हर कबीले को पता चल जाएगा कि जब हमारे पास मौका था तब यू इसे हासिल करने में नाकाम रहे। कमरे में सन्नाटा शीशे की तरह गहरा था,
जो केवल कंसोल की गूंज और माना कंड्यूइट्स की हल्की सी चटकने की आवाज से ही टूट रहा था। और फिर भी अगर हम यहीं रुककर लड़ते रहे तो हमारा नुकसान इतना भारी हो सकता है कि हमारी सेना महीनों तक पनगू हो जाए। 8,000 जहाजों के साथ हम ड्रैगन सेना के खिलाफ जीत की गारंटी नहीं दे सकते, बिना अतिरिक्त सैनिकों के, जिन्हें पहुंचने में कम से कम 50 घंटे लगेंगे। यू डे की नज़र संचार अधिकारी पर पड़ी, जो हिचकिचाया लेकिन फिर धीरे से बोला, क्या मैं उच्च कमान से तत्काल अतिरिक्त सैनिकों की मांग करूं, कमांडर? उसने पूछा, जिस पर यू डे ने सिर हिलाकर अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। अभी नहीं, उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्योंकि यह वास्तव में एक जटिल निर्णय था। आइए पहले विश्लेषण करें कि पंथ को ग्रहीय ढाल को चालू करने में कितना समय लगेगा। यदि निर्माण की गति धीमी है और हम हमला शुरू करने से पहले 50 घंटे और इंतजार कर सकते हैं, तो हम इंतजार करेंगे। हालांकि अगर हम इतने लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सकते तो हम लड़ेंगे, क्योंकि मैं शर्म से पीछे हटने के बजाय नीमो को पकड़ने की कोशिश में मरना पसंद करूंगा। यू डे ने अपनी बात समाप्त की, तभी सभी दूरबीनें केंद्रीय सैन्य अड्डे की ओर मुड़ गईं, जहां एक नई माना शील्ड सुविधा का निर्माण किया जा रहा था। अध्याय 650, मेढक के बच्चों का आतंक। इसी बीच जुपिटर ग्रह पर डंपी के दृष्टिकोण से ग्रह पर हुए आक्रमण से डंपी पूरी तरह अनजान था, जब तक कि ग्रह की ढाल टूट नहीं गई। ठीक उसी क्षण जब ग्रह पर एक चीखने जैसी आवाज फैली, तब जाकर उसे अपने आसपास की स्थिति का एहसास हुआ। कौन सा कमीना मेरे प्रशिक्षण में बाधा डालने की हिम्मत करता है? मुझे उन्हें सम्मान का सबक सिखाना ही होगा। डंपी कराहते हुए अपने प्रशिक्षण क्षेत्र से बाहर निकला और उसने देखा कि हजारों जहाज ग्रह पर उतर रहे हैं, जिससे घबराहट के मारे उसका पेट गुड़गुड़ाने लगा। रिबिट, उसने कहा, और वो प्रशिक्षण मैदान के अंदर वापस भागा और खुद को जमीन में दफनाने के लिए एक गड्ढा खोदने लगा, साथ ही प्रार्थना कर रहा था कि वह पूरी तरह से नष्ट न हो जाए। हे भगवान, मुझे उन सभी मक्खियों के लिए क्षमा कर दो जो मैंने दूसरे मेंढकों से चुराई। मुझे उस कीड़े को खाने के लिए क्षमा कर दो जो स्पष्ट रूप से मेरा नहीं था। मुझे उस घोंघे के खोल को मजे के लिए तालाब की ढलान पर फेंकने के लिए क्षमा कर दो। मैं बस इतना जीना चाहता हूं कि प्रभु पिता के 11 बच्चे देख सकूं। डंपी बुदबुदाया, उसका शरीर कांप रहा था क्योंकि दबी हुई आवाज में हुए विस्फोटों से मिट्टी के ढेर हिलकर उसके सिर पर गिर रहे थे। धमाका, धड़ाम, गड़गड़ाहट, हर आवाज उसे और नीचे धकेल रही थी। उसकी उभरी हुई आंखें घबराहट में इधर उधर घूम रही थीं और वह खुद से फुसफुसा रहा था, शांत रहो डंपी, बस सांस लो, अंदर और बाहर, अंदर और बाहर। अरे मैं खुद को ही क्यों धोखा दे रहा हूं? मैं आज सचमुच मरने वाला हूं। कई मिनट तक वह अपनी दोनों तलवारों की मूठ को पवित्र अवशेषों की तरह पकड़े हुए अंदर धंसा हुआ बैठा रहा। तभी अचानक गड़गड़ाहट बंद हो गई और उसकी जगह भारी जूतों की आवाज सुनाई देने लगी, जो धीरे धीरे करीब आती जा रही थी, जब तक कि प्रशिक्षण अखाड़े का दरवाजा धमाके के साथ खुल नहीं गया। धड़ाम, दुश्मन सैनिकों का एक दस्ता अंदर घुस आया। उनके कवच चमक रहे थे, उनकी तलवारें उठी हुई थीं, उनकी आंखें प्रत्याशा से तेज थीं। लेकिन उन्हें वहां सिर्फ सन्नाटा मिला। मैदान में कीचड़ के एक धब्बे के अलावा और कुछ नहीं था। यहाँ कोई दुश्मन क्यों नहीं है? मुझे तो किसी शक्तिशाली अलौकिक शक्ति की उपस्थिति का एहसास हुआ था, लेकिन मुझे तो बस एक प्यारा सा मेढक ही दिखाई दे रहा है, उनमें से एक ने धीरे से हंसते हुए कहा। तभी डंपी का सिर धीरे धीरे छेद से बाहर निकला। उसका चेहरा मिट्टी से सना हुआ था और उसकी आंखें खतरनाक ढंग से सिकुड़ी हुई थीं। कुत्ते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लॉर्ड डंपी को क्यूट कहने की? मुझे तो सिर्फ लॉर्ड फादर ही क्यूट कहते हैं। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। डंपी दहाड़ा, उसकी आवाज से दीवारें कांप उठी और उसके माथे की नसें क्रोध की नदियों की तरह फूल उठी। सिपाही के पलक झपकने से पहले ही छोटा मेढक नजरों से ओझल हो गया। शश धड़ाम, पलक झपकते ही डंपी की जुड़वा तलवारों ने दस्ते को चीर डाला। खून दीवारों पर फैल गया क्योंकि उनके शरीर इतने साफ सुथरे टुकड़ों में बिखर गए कि यह विश्वास करना मुश्किल था कि उन्हें किसी मेढक ने बनाया था। तुम्हें लगता है कि डंपी दूसरे पुरुषों की तारीफों से खुश होगा? तुम्हें लगता है कि डंपी एक लेब्राडोर कुत्ता है? तुम्हें लगता है कि डंपी शेल्फ पर रखा एक मुलायम खिलौना है? वो चिल्लाया। उसके शब्दों के बीच एक और हिंसक वार हुआ जिससे आखिरी सैनिक के टुकड़े टुकड़े हो गए। धड़ाम, उनके शव जमीन पर गिर पड़े और डंपी नरसंहार के केंद्र में लंबा खड़ा था। उसकी छाती तेजी से फूल रही थी, उसकी आंखें अभी भी गुस्से से फड़क रही थीं, इससे पहले कि वो मिट्टी में थूक दे। प्यारा, वो कहता है, मैं एक प्राचीन दलदल हूँ, मौत का संदेशवाहक, घोंघों का आतंक, मेढक के बच्चों का डर। जब मैं उछलता हूँ तो पूरा ब्रह्मांड कांप उठता है। लेकिन उसने मुझे प्यारा कहा। रिबिट, डंपी ने गर्व से कहा,
और अपनी खून से सनी तलवारों में से एक को हवा में ऊंचा उठा लिया। फिर वह जम गया, अपना सिर झुकाते हुए। उसकी आंखें घबराहट से बाहर अभी भी गरजते हुए आकाश की ओर घूम रही थीं। मुझे आश्चर्य है कि क्या धूम्रपान करने वाला व्यक्ति ठीक है। अगर वह मर जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। वह मुझे इतना प्रताड़ित करता है कि मैं सुखी जीवन नहीं जी सकता। हालांकि यह एक त्रासदी होगी अगर वह भगवान पिता के उससे अधिक शक्तिशाली होने से पहले ही मर जाए। आखिरकार लॉर्ड फादर को एक अच्छे अभ्यास साथी की जरूरत है, डम्पी बुदबुदाया, क्योंकि उसकी पशुवत प्रवृत्ति उसे बाहर न जाने के लिए कह रही थी। फिर भी उसने अपने विवेक के विरुद्ध जाकर चार्ल्स का हालचाल जानने के लिए बाहर जाने का फैसला किया। इस बीच चार्ल्स, एंट्रेल और स्ट्रीक ने चार्ल्स को पीछे धकेलने की पूरी कोशिश की। हालांकि उन्हें आश्चर्य हुआ कि दोनों के एक साथ काम करने के बावजूद भी वे कल्ट मोनार्क पर एक भी वार नहीं कर सके। खटखट खटखट फशिश दोनों के संयुक्त बल प्रयोग से चार्ल्स कुछ फीट पीछे धकेल दिया गया। हालांकि उसका बचाव पहले की तरह ही मजबूत बना रहा, क्योंकि दबाव के बावजूद उसकी रक्षा पंक्ति में कोई खामी नजर नहीं आई। बस इतना ही, चार्ल्स ने शांत स्वर में बुदबुदाया। उसकी तलवार ऊपर की ओर तेजी से उठी, स्ट्रीक के शून्य स्लाश को रोकते हुए, फिर एंट्रेल के सुरुचिपूर्ण नीचे की ओर चाप को रोकने के लिए घूम गई। शीन धमाका तीनों सम्राटों के बार बार टकराने से उनके नीचे की जमीन फट गई। धूल हवा में उड़ने लगी और माना की लहरें उठने लगी, जिससे अड्डे की दीवारें तक कांपने लगीं। साला हरामखोर टूटेगा नहीं, एंट्रेल ने दांत पीसते हुए फुफकारा। जैसे ही उसकी तलवार एक और स्वर्ग विखंडन चाप से चमक उठी, तभी चार्ल्स थोड़ा सा झुका। हमले के आने का आभास होने के कारण वह वार से बच गया और फिर उसने पलटवार किया। फूश, तुम दोनों बच्चों की तरह लड़ रहे हो, जैसे किसी आदमी का लबादा खींच रहे हो, चार्ल्स ने थूकते हुए कहा और एक जोरदार वार से उन दोनों को पीछे धकेल दिया, जिससे उसके बूटों के नीचे की कंक्रीट में दरार पड़ गई। गड़गड़ाहट। एंट्रेल और स्ट्रीक ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में भारी निराशा थी, क्योंकि वे एक बार फिर चक्कर लगा रहे थे। उनके माथे पर पसीने की बूंदें थीं, जबकि चार्ल्स केंद्र में लंबा खड़ा था। तलवार स्थिर थी, सांसें निरंतर चल रही थीं। इस क्षण उन दोनों को यह एहसास हुआ कि वे अकेले अकेले चार्ल्स का मुकाबला नहीं कर सकते थे, और यहां तक कि साथ मिलकर भी वे मुश्किल से ही खुद को संभाल सकते थे। अफवाहों के अनुसार चार्ल्स वास्तव में जीवित सम्राटों में सबसे शक्तिशाली हो सकते हैं, और उनसे प्रत्यक्ष युद्ध करने के बाद उन दोनों को अब ये बात समझ में आ गई थी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा लॉर्ड मॉरिस ने भविष्यवाणी की थी। अंत में हम दोनों सिर्फ अपनी ताकत से उसे हरा नहीं सकते, एंट्रेल ने स्ट्रीक की ओर देखते हुए कहा, जिसने उसकी बात से सहमति जताते हुए सिर हिलाया। तुम्हें लगता है कि हमें इसे अभी इस्तेमाल करना चाहिए? स्ट्रीक ने पूछा, जिस पर एंट्रेल ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, अब समय आ गया है, मैं उसे रोक लूंगा, तुम पहले इसका इस्तेमाल करो, उसने कहा, और चार्ल्स ने हैरानी से अपनी भौहें ऊपर उठा लीं।